अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने अपने जो भी पेज था ये 16 का, उसको थोड़ा सा स्लो इंटेंशनली रखा हुआ था। रीज़न उसका ये था कि हमारे साथ कुछ पीआरसी के स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम्स थे, तो इस वजह से हमने अपनी क्लासेस का जो डेज थे, नंबर ऑफ डेज, वो काफ़ी कम ही रखे थे। तो अब तक हमारी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं और इन 3 क्लासेस में हमने क्या काम किया है, मैं क्विकली माजरत से जो हमारे साथ पहले से आ रहे थे उनसे माजरत करूंगा। सिर्फ नए बच्चों के साथ मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि हमने डिस्कशन अभी तक क्या कर लिया है। देखिए जी, IAS 16 जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने बात की थी इधर कि प्रॉपर्टी से मुराद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट से मुराद वो सारी मशीनरी जो कि यूज होती हैं प्रोडक्शन में, और इक्विपमेंट से मुराद मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी जो भी होंगी जो प्रोडक्शन में जिनका काम नहीं है, उसको हम लोग किस में क्लासिफाई करेंगे, बोलिए, इक्विपमेंट में। तो प्रॉपर्टी से मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, खाली लैंड या खाली बिल्डिंग या दोनों, और प्लांट से मुराद वो सारी मशीनरीज जो कि यूज होती हैं प्रोडक्शन में, छोटी बड़ी जितनी मशीन अगर उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में है तो वो प्लांट की कैटेगरी में आएगा, और वो मशीनरीज या वो इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन पर्पस में इस्तेमाल नहीं हो रहे वो सारे के सारे किस हेड में आ जाएंगे, बोलिए, इक्विपमेंट में। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS 16 का नाम है। हम अभी इसकी तफसील में नहीं जा रहे, जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के अंदर बातें की थी, वो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी इस डिस्कशन के बाद कि कौन से लेक्चर्स आपने देखने हैं और उनमें कितना टाइम आपका लगेगा, और क्या पिछले 3 लेक्चर्स हमारे आज के लेक्चर को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हम सिर्फ पहले ये जरा डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने बात की थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, क्या थी बात, ऑब्जेक्टिव, कि सर ये स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आया। ठीक, ये स्टैंडर्ड इसलिए वजूद में आया ताकि हमें PPE की अकाउंटिंग सिखा सके। तो PPE से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये स्टैंडर्ड उन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गवर्न करता है, राइट। फिर हमने बात की स्कोप। सर क्या ये स्टैंडर्ड सारे एसेट्स पे एप्लीकेबल है? जवाब आया, सर ये स्टैंडर्ड सिर्फ PPE रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। 2 बातें जल्दी से मैं बता रहा हूं। सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आया, ताकि हमें PPE की अकाउंटिंग सिखाए। सर PPE की जो भी डेफिनेशन होगी और जितने भी उसके मामलात होंगे PPE से रिलेटेड, वो सारे के सारे कौन डील करेगा, बोलिए, IAS 16। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में PPE से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, ये स्टैंडर्ड उन सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गवर्न करता है। तो गवर्निंग बॉडी PPE के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, IAS 16। बड़ी सिंपल से अंदाज में मैंने बात कर दी। स्कोप, सर ये स्टैंडर्ड सारे एसेट्स पे एप्लीकेबल है? जवाब आया, नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड सिर्फ PPE रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। 2 बातों का जवाब। तीसरी बात, सर PPE की आप डेफिनेशन बताएं। तो PPE के बारे में बताया ही गया, जो कि PRC 4 में ही पढ़ा था, ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है। इसका मतलब इसका बेनिफिट हमें 1 से ज्यादा अरसे के लिए भी मिलेगा। ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त PPE की डेफिनेशन को मीट करने के लिए वो क्या है कि सर इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा सर्विसेज की फरहमी के लिए, सप्लाई के लिए। ठीक सर, या तो इसको हम लोग यूज कर रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, या तो हमने इसको क्या किया वो होगा, रेंट आउट किया वो होगा। तो बेसिकली यहां पे मैंने बातें तो की हैं 4। पहली बात क्या, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी, पहली बात। अब जो मैं 3 बातें कर रहा हूं, उन 3 में से अगर एक भी बात मीट हो जाती है तो PPE की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। सर आउट ऑफ 4 एक बात क्या थी, लाइफ कितनी होनी चाहिए, 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब जो 3 बातें कर रहा हूं, उन 3
तीन की तीन मीट हो रही है तो इसका मतलब पीपी की डेफिनेशन मीट हो रही है। उन तीन में से अब जो मैं बोलने लगा हूं एक भी मीट हो जाती है, इसका मतलब पीपी की डेफिनेशन मीट हो गई। सर वो तीन बातें बता दीजिए कौन, या तो वो यूज हो रहा होगा प्रोडक्शन के लिए, या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। उन तीन में से एक बात ये हुई। उन तीन में से दूसरी बात क्या होगी, या तो यूज किया जा रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी, वो प्लांट या इक्विपमेंट यूज हो रहा होगा गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, या तो सर्विसेज की फरामी के लिए। तीन में से एक बात। तीन में से दूसरी बात क्या है, या तो वो यूज हो रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। उन तीन में से जो तीसरी बात है वो क्या है, या तो हम लोगों ने उस प्लांट एंड मशीनरी को क्या किया हुआ हो, रेंट आउट किया हुआ हो। किसको? सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को। तो सर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का वर्ड एकदम स्किप किया। वो इसलिए स्किप किया क्योंकि प्रॉपर्टी के रेंटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का रेंटल जो डील करेगा वो कौन सा स्टैंडर्ड डील करेगा? IAS 40, जिसका नाम क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो भी रेंटल की बात हो रही है उसका ताल्लुक किससे? प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये कुछ डेफिनेशन में बात हुई। चौथी बात सर, और ये जो बात है चौथी, ये सारे एसेट्स पे अप्लाई होती है। कौन सी बात? रिकग्निशन। सर वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी किताबों में उसको एज एन एसेट के तौर पे तस्लीम कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात। जवाब आया जब उस एसेट के हवाले से जो भी रिस्क होगा, ठीक, जो भी रिवॉर्ड होंगे, अगर तुम्हारे नाम कर दिए तो इसका मतलब ये वो टाइम है जब तुम अपनी किताबों में उसको एसेट के तौर पे डेबिट करने का इख्तियार हासिल कर चुके हो। तो यहां पे बात की गई थी दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज जो तुमने एक्वायर की है, खरीदी है, बनाई है, उसका ताल्लुक अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से, और तुम्हें लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में तुम्हें इससे बखूबी फायदे हासिल होंगे एंड यू आर श्योर अबाउट इट, तो इसने बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है या बनाई है, या प्लांट खरीदा है या बनाया है, या इक्विपमेंट खरीदा है, बनाया है, अगर तुम्हें लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में इससे तुम्हें इनफ्लोज प्रोबेबल है, यकीनी है, तो उसने बोला कि रिकग्निशन की वैसे तो दो बातें हैं। उनमें से पहली बात यह है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस चीज को जिसको तुम बोल रहे हो अपना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, होने चाहिए क्या? बोलिए, बोलो जोर से, प्रोबेबल। यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। एक बात आई रिपीट, रिकग्निशन का मतलब क्या है? वो कौन सा दिन होगा, कौन सा टाइम होगा जब तुम अपने पास उस पीपी को डेबिट करने का इख्तियार हासिल कर चुके हो। वो कौन सा दिन होगा, कौन सा टाइम होगा जब तुम्हारे पास उसका इख्तियार आ गया? जवाब आया जब तुम्हारे पास उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। यानी कि अब वो चीज तुम्हारी है, उसकी वैल्यू बढ़े, कम हो, चोरी हो, वैल्यू गिर जाए, कुछ भी हो, भाई रिस्क तुम्हारा। उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसको तुम कभी किसी को बेच दो, उसको खुद यूज करो, सारे फायदे तुम्हारे। अगर रिस्क तुम्हारे नाम, रिवॉर्ड तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो ये वो टाइम है, ये वो दिन है जब तुम अपने पास उसको एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बोले बेटा। अब सुनिए, सवाल यह है कि सर जब हम कोई चीज अपनी किसी को रेंट आउट करते हैं, तो लेट्स सपोज आपसे मैंने कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट रेंट पे लिया है, तो क्या मैं उसको बेचने का इख्तियार रखता हूं? मैं किराएदार हूं, क्या मैं उसको बेचने का इख्तियार रखता हूं? नहीं। क्या मैं उससे फायदे लेने का इख्तियार रखता हूं? हाँ सर, क्योंकि मैंने वो चीज ली ही रेंट पे इसलिए है कि मैं उससे फायदे हासिल करूं। तो इसका मतलब रिवॉर्ड लेने की तो सलाहियत मेरे पास है, ठीक, लेकिन उस मशीनरी की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, उस मशीनरी की ओनरशिप किसी और के पास है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं तो किराएदार हूं, अब उस मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, बेसिकली उससे मेरा लेना देना नहीं है। बेसिकली उस रिस्क एंड रिवॉर्ड से लेना देना किसका है? जो शख्स उसको क्या करता है, ओन करता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मेनली किसका है? उस शख्स का है। मैं तो सिंपल कौन हूं? बोलिए, किराएदार। तो रिकग्निशन के हवाले से कितनी बातें हैं बेटा? दो बातें। क्या बोल रहे हैं
कि आगे आने वाले वक्तों में अगर तुम्हें लिखता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो यकीनी है, प्रोबेबल है, तो इसका मतलब रिकग्निशन में से एक बात मीट हो गई। दूसरी बात वो ये बोलता है कि जिस चीज को तुम अपने पास पीपी के तौर पे रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसकी कोई ना कोई होनी चाहिए कॉस्ट, और उस कॉस्ट को तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो, यानी कि उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू तुम वर्कआउट करके अपने पास मालूम कर सकते हो। अगर ये दो चीजें तुम मालूम कर लेते हो, क्या दो चीजें? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर तुम्हें लगता है कि यकीनी है इज इक्वल टू प्रोबेबल है, तो इसका मतलब रिकग्निशन में से एक बात का मीट होना लाजमी है, और दूसरी बात जिसका मीट होना भी लाजमी है वो क्या, कि उस चीज की क्या होनी चाहिए? बोलिए कॉस्ट, और उस कॉस्ट को तुम लोग क्या कर सकते हो? रिलायबली मेजर या एस्टिमेट कर सकते हो। अगर ये दो बात हैं तो इसका मतलब तुम उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर सकते हो? एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एसेट में भी कौन सा एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं? बोलिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो रिकग्निशन के अंदर दो बातें। फिर हमारे पास पांचवी बात आई थी, क्या थी? जल्दी से बताइए, बोले इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट यानी कि सुनिए, इनिशियल मेजरमेंट, एसेट को तुम अपने पास पहली दफा जिस अमाउंट से डेबिट करोगे, सही है नहीं, उसके अंदर उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो यानी कि इनिशियल मेजरमेंट में क्या आएगा? एसेट को रिकॉग्नाइज करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने का मतलब यहां पे क्या है? वो कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है जब तुम अपने पास उसको डेबिट करने का इख्तियार हासिल कर चुके हो, कितने से डेबिट करना है, कितने से डेबिट करना है, उसके बारे में ये वाला डिस्कशन है इनिशियल मेजरमेंट, जिसके अंदर आती हैं तीन बातें। एक आता है परचेज प्राइस, दूसरा आता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा आता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अभी इनके बारे में मैं बात यहां पे नहीं करूंगा, बस तीन बातें आती हैं। जब आप इंशाल्लाह क्विकली आज की तारीख में पिछले 1, 2, 3 लेक्चर्स भी अटेम्प्ट कर लेते हो, अगर नहीं भी करते, सर हमारे पास 2, 4, 5 दिन है, हफ्ता है, अभी नहीं भी करते, 1 हफ्ते बाद करते हो, 2 हफ्ते बाद करते हो, 3 हफ्ते बाद करते हो, सर अगर कभी भी ना करूं तो यार ये मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इस क्लास का जरा एक थीम सेट कर रहा हूं कि हमारी जो पिछली 3 क्लासेस हमने नहीं ली, बहुत सारे बच्चों ने, अब वो चौथी क्लास में हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या पिछली 3 क्लासेस लेना उनके लिए जरूरी था या नहीं? तो मैंने भी आपको जवाब दिया कि वो जो पिछली 3 क्लासेस का काम है, अगर आपने नहीं भी किया हुआ कोई मसला नहीं है, खैर है, क्योंकि उसके अंदर हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर अप किया है जो कि हमारे लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स की फाइन ट्यूनिंग जरूर करेगा, जैसे मैंने भी यहाँ पे बात की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 3 मैंने या 4 बातें भी मैंने की हैं, इसमें से ज्यादातर डिस्कशन जो है पीआरसी 4 से। तो पीआरसी 4 में जब आपने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा, अच्छा रिकग्निशन, अच्छा पीपी की ये डेफिनेशन है, अच्छा पीपी कि ये कुछ मामला हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को जान के हाईलाइट किया जा रहा है ताकि इस चीज की क्लैरिटी हो जाए। तो इस पे मैं भी फर्दर बात नहीं करूंगा। फिर हमने क्या किया था नंबर 6 में, बोलिए सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? आज जिस चीज को, इधर लड़कियों, आज जिस चीज को हमने अपने पास एसेट रिकॉर्ड कर लिया पीपी के तौर पे, क्या आगे आने वाले वक्तों में इसके ऊपर कोई खर्चा होगा ही नहीं होगा? सर पीपीई है तो खर्चे के बगैर तो सर गुजारा ही नहीं है। हमें एक बात पता है कि जब भी हम रिसोर्स को इस्तेमाल में लेके आते हैं, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एसेट इज अ रिसोर्स। ये बात हमने पीआरसी 4 में ही पढ़ी थी। व्हाट इज एसेट? एसेट इज अ रिसोर्स, कमाने का जरिया, जिस पे हमारा क्या होता है? बोलिए कंट्रोल। और आगे आने वाले वक्तों में हम उससे क्या हासिल कर रहे होते हैं? फायदे। तो एसेट इज इक्वल टू फर्नीचर, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, यू जस्ट नेम इट, वही सारी बातें जो पीआरसी 4 की थी। तो यहां पे बोला ये जा रहा है कि जब आप रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की स्पेसिफिकली बात हो रही है, स्पेसिफिकली बात प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की हो रही है, जब इस्तेमाल करोगे तो आए रोज इस्तेमाल करने के लिए खर्चे होंगे ही नहीं होंगे? सर बिजली, तेल, पानी, गैस, बंदे, छोटे मोटे पुर्जे लग रहे होंगे, कभी कभी बड़े पुर्जे लग रहे होंगे, कभी कभी उसको पूरा इंजन को ओवरहॉल कराया जा रहा होगा, कभी छोटे मोटे पार्ट्स इंजन में लग रहे होंगे, कुछ पार्ट बदली हो रहे होंगे, कुछ पार्ट नए डल रहे होंगे, कभी कभी हम उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए खर्चे कर रहे होंगे, उसकी सफाई सुथराई के लिए। सर आए रोज पीपीई को जब भी इस्तेमाल करेंगे खर्चा तो मांगेगा। क्या ये वाली बात समझ आती है? तो सर उन खर्चे के लिए हमने पीआरसी 4 में बात की थी, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो कि बेनिफिट देते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर, और कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं? इनका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद भी मिलता है।
तो यहां पे डिस्कशन किया गया था रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, वही पुरानी बातें, लेकिन हमने फिर कैपिटल एक्सपेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। हमने बोला कि अगर हम खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे से उस पीपीई की लाइफ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटपुट या उसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर तुम्हें लग रहा है कि बढ़ नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, मेंटेन रह रहा है, तो हम लोग इस तरह के एक्सपेंसेस को इतनी क्लैरिटी की बात सुनने के बाद हम क्या जवाब देंगे? कौन सा एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू या कैपिटल? बोले रेवेन्यू एक्सपेंस। और सर हमने ऐसा खर्चा किया जिसके करने से सर वो जो पीपी की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी लाइफ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटपुट या उसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि उसकी मयार जो क्वालिटी है ना, उसमें इंक्रीज आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इन 4-5 चीजों में आप इजाफा होता हुआ देख रहे हो, तो सर हम लोग क्या करेंगे? इस तरह के खर्चे को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो हमने सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब यहां पे क्या है? जब हम रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं और आगे आने वाले वक्तों में जब उसके ऊपर कोई खर्चा होगा तो उस खर्चे को या तो उसको पीएनएल की शक्ल दिखाएंगे, ठीक, या तो उस खर्चे को बैलेंस शीट का रुख दिखाएंगे। पीएनएल की शक्ल दिखाना मतलब उस खर्चे को तुम लोग अपना एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, ठीक। एक्सपेंस क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के अंदर ही अंदर होना है। और अगर तुम उसको बैलेंस शीट की शक्ल दिखाते हो, रास्ता दिखाते हो कि भाई तू जा बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब हमारा ख्याल ये है कि इस खर्चे से उस एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है और हमें लग रहा है कि इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलना है। तो जब हमें नजर आ रहा है कि उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलना है, तो उसको हम लोग आज अपना एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का रुख नहीं बताते। हम बोलते बेटा तू जा बैलेंस शीट में और तुझसे आए रोज। हम जब बेनिफिट लेते जाएंगे तो साल के एंड में हम देख लेंगे तुम्हारी वैल्यू में कमी कितनी से आई है। जाओगे तुम, अल्लाह की कसम, तुमने भी जाना किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। लेकिन आज तुम्हें इस खर्चे के करने के बाद हम तुम्हें शक्ल दिखा रहे हैं बैलेंस शीट की, और जब बैलेंस शीट की शक्ल दिखा रहे हैं इसका मतलब एसेट के तौर पे तुम्हें ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ ईयर अगर हमें लगा कि तुमसे हमने बेनिफिट इवनली बेसिस पे हासिल किए हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का लगा के तुम्हारी वैल्यू में कमी लेके आएंगे। अगर हमें लगा कि हमने तुमसे बेनिफिट इवनली बेसिस पे नहीं, हमने शुरू में बेनिफिट ज्यादा लिए और बाद में बेनिफिट्स में कमी आई है, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड जरूर होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि तुमने बोला था कि सर लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट में सर इस खर्चे से क्या हुआ है? इजाफा हुआ। तो हमने बोला भाई तू जा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जब आप जा रहे हो तो उसका मतलब एसेट ट्रीट हो रहा है। एसेट ट्रीट हो रहा है तो बाय द एंड ऑफ ईयर हमने क्या करना होगा? उसको बोलिए डेप्रिशिएट करना होगा, यानी कि उस एसेट को हम लोग फिर शक्ल किसकी दिखा रहे होंगे? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस की। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे कि हमने बोला भाई तुमसे फायदा हम देख रहे हैं कि हम 12 महीनों के अंदर ही अंदर हासिल कर रहे हैं, तो हमने बोला भाई हम तुम्हें बैलेंस शीट की शक्ल नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें स्ट्रेट अवे कहां पे ले जाएंगे? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारी बातें हमने कहां पे की थी? सब्सिक्वेंट कॉस्ट के अंदर की थी। मैंने इतने तारुफ में इसकी बातें बयान कर दी हैं कि जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आप बोलोगे अच्छा सर ये वाली बात आप कर रहे थे, तो उसको 1.5 की स्पीड पे, 1.75 की स्पीड पे करेंगे तो आपको आराम से वो लेक्चर्स क्विकली कवर अप हो जाएंगे। लेकिन जब हम लाइव जा रहे होते हैं तो सामने स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं और कुछ ऑनलाइन भी होते हैं और कुछ लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन आपसे भी हो रहा है, ऑनलाइन से भी हो रहा है, और फिर बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं, तो पेस नेचुरली स्लो होगा। अदरवाइज हम सिर्फ अगर प्योरली रिकॉर्डिंग पे जा रहे होते तो सिर्फ आप होते और मैं होता, बाकी ये रूम का माहौल होता। ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पेस जो है लाइव में जब भी आप जाते हैं तो स्लो जा रहा हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप हमें नशे की हालत में डाल के देखना चाहते हो तो 0.5 की स्पीड पे ले जाओ, तो हम ही बोलेंगे हम बात कर रहे थे पीपी की। और अगर आप हमें कोई कटखन्ना किस्म का इंसान बनाना चाहते हैं तो लगा दे 1 मतलब चल रहे होंगे। इट्स टोटली अप टू यू। समझ गए ना? 1.5 और 0.5 वो कौन से नशे की हालत में सर आप कैसे लगते हैं, और वो जब आप बहुत भागने की दौड़ में होते हैं तो कैसे लगते हैं? इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन 1.5 इज अ रीजनेबल पेस। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट नंबर 7 में क्या डिस्कशन किया था? प्लीज बुशरा। एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट की हमने बात की थी, और एक्सचेंज ऑफ एसेट में हमने कुछ बात ये की थी कि हम अपना पुराना एसेट देते हैं और बदले में नया एसेट लेते हैं। तो इसके कुछ केसेस डिस्कस किए थे। सर उमूमन होता ही है कि हम नया एसेट कब लेके आते हैं? नॉर्मली
जब हमारा एसिड जो है वो नाकारा हो चुका होता है या हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हम पुराना एसिड देंगे और नया एसिड लेंगे। तो होता ही है कि पुराना एसिड आपके पास से जा रहा होता है, उसकी भी कोई मालियत होती है और कुछ आपके पास से रकम भी जा रही होती है, तो इसका मतलब पुराना एसिड भी जा रहा है और कुछ रकम भी जा रही है। फिर सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है मैं आपको नया एसिड दे देता हूं। जैसे उमूमन हम लोग मोबाइल फोन वगैरह में कर रहे होते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपका फोन जो है वो 100 रुपए का है, मिसाल के तौर पर, सामने वाली जो चीज आप लेना चाहते हैं वो लेट्स सपोज है आपके पास 150 की, दुकानदार ने बोला कि भाई मैं आपको पुराना एसिड ले लूंगा, पुराना फोन ले लूंगा और बाकी 50 रुपए भी आपने मुझे देने होंगे और फिर जाके जो है मैं आपको जो है एक नया फोन दूंगा। अब आपके पास से रिसोर्सेज जा रहे हैं और आपके पास बदले में रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो हमने एक्सचेंज ऑफ एसिड में ये देखा कि जब भी हमारे पास कोई नया एसिड इस में आएगा, यानी कि पुराना जा रहा है, नया एसिड हमारे पास आ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ एसिड में हमने सिर्फ ये देखना था। वैसे तो उसके बारे में और भी बहुत सारी अकाउंटिंग आएगी कि क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, 10 बातें तो और भी आएंगी, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट किया था कि जब भी पुराना एसिड जाएगा, नया एसिड आएगा, तो नए एसिड को मैं अपने पास डेबिट कितने से करूंगा, सिर्फ ये डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था। और इस हवाले से हमने कुछ 3 केसेस पे बात की थी। 3 केसेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ एसिड के पूरे सिनेरियो को कवर अप कर लेते हैं। जब आप इंशाल्लाह पिछली 3 क्लासेस को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन अनकरीब हफ्ते 2 हफ्ते में देख भी लेते हो, तो यार आपका या मेरा काम अफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन इस चीज की हमें अल्टीमेटली जरूरत तो पड़नी है। तो एक्सचेंज ऑफ एसिड में हमने कुछ बातें की थी और इस काम को करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें हमने सिर्फ इस एरिया से रिलेटेड जो सवाल थे वो सॉल्व किए कि हमारे पास एसिड की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होनी है, क्या चीजें शामिल नहीं होनी। तो हमने 2-4 यहाँ पे सवाल देखे और फिर हमारी क्लास तीसरी जो थी वो एंड हो गई। डन है। अब जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बोलिए कौन सा? सबसिक्वेंट मेजरमेंट। और सबसिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर हम लोग अब जाने लगे और ये वो एरिया है जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर का हॉट फेवरेट एरिया है। तो हमने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, मुश्किल से 15-20 मिनट लिए, रिकैप कर दिया कि कितना काम हुआ है और ये भी बता दिया कि इसको आप कमिंग वीक में 3 लेक्चर्स हैं, एक आज निपटा दें, कल दूसरा देख लें, परसों देख लें, यानी कि इसी वीक के अंदर हो सकता है आप आज ही बैठ के तीनों निपटा लें या हो सकता है 1-2-3 दिन 4 दिन में आप कर लें। वो हमारे चौथे लेक्चर को अफेक्ट नहीं करने वाला। समझ आ गई बात? सर एक होता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट होती है और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि एसिड को आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले सालों में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इस हवाले से IAS 16 ने हमें कुछ मॉडल्स बयान किए हैं। उसमें एक जो है वो कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल में और रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या फर्क है? बहुत ही लाइटर नोट पे अभी हम बात करते हैं कि कॉस्ट मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाले वक्तों में जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा वो उसकी क्या होगी, बोलिए कॉस्ट। जिस तरह से हमने PRC 4 में डेप्रिसिएशन में जो अकाउंटिंग की थी वो किस मॉडल के मुताबिक की थी, जिसपे हमने कोई इतना जोर और शोर से आवाजें नहीं लगाई थी, वो जो मॉडल था ना उस मॉडल को हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में हमने क्या किया, जो भी एसेट की इनिशियली कॉस्ट थी, आगे आने वाले वक्तों में वो अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट किया, ठीक है जी, कौन सा अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ, जो उसकी ओरिजिनल बोलिए क्या थी, कॉस्ट, राइट। ये हमने डिस्कशन किया था PRC 4 में। और हमारा आज का जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग काम कॉस्ट मॉडल से ही रीस्टार्ट करेंगे या यूं कह लें रिज्यूम करेंगे। यानी कि PRC 4 में जितनी हमने अकाउंटिंग की थी उसका भी 3-4 सवाल जो अभी हम करेंगे उसमें जरा कुछ पुरानी यादें, बल्कि पुरानी क्या जिन लोगों ने अभी रिसेंटली दी है तो उनको बिल्कुल सारी कुछ चीजें याद होंगी कि कॉस्ट मॉडल में यानी कि स्ट्रेट लाइन आया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया, कॉस्ट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट पे ये होता है, सर वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला होता है। 4 सवाल हम करेंगे सिर्फ कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए
और जैसे ही वो चीजें एकदम रिकॉल हो जाती हैं तो फिर जो मेरा पांचवा सवाल है, हम एक नए एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमारी तरतीब आई सबको समझ आ गई। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा वो आगे जाके देखेंगे। ऑन अ लाइटर नोट होगा क्या कि कॉस्ट मॉडल में एसेट को तो इनिशियली आपने मेजर किसके ऊपर किया, कॉस्ट पे, और आगे आने वाले वक्तों में अमाउंट जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है वो क्या होगी, उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, जिसको हम आगे जाके चंद क्लासेस के बाद देखेंगे, उसमें होगा ये एसेट को इनिशियली तो रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉस्ट पे, तो जो उस वक्त की कॉस्ट होगी वही उस वक्त की क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू बोलते हैं। और आगे आने वाले सालों में हर साल या हर दूसरे साल या हर तीसरे साल के एंड में हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करवाएंगे। बड़े बड़े जो चैंपियंस बैठे हुए जो इन वैल्यूएशंस के एक्सपर्ट होते हैं उनसे हम वैल्यूएशन कराएंगे, जो मुंह मांगी अच्छी खासी भारी रकम हमसे मांगेंगे और फिर वो हमारे एसेट की वैल्यूएशन करके हमें बताएंगे कि हमारा एसेट आज इतने पे आ रहा है, और जितने पे एसेट हमारे पास आ रहा होगा उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक, तो आगे आने वाले सालों में जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा वो कौन सा अमाउंट होगा, वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो उस वक्त की क्या होगी, बोलिए मार्केट वैल्यू या क्या होगी, फेयर वैल्यू। तो सर क्विकली जरा बता दीजिए कॉस्ट मॉडल में क्या होगा और रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा। सुनना, कॉस्ट मॉडल में एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे, ठीक है जी, और जो उस वक्त की कॉस्ट होगी वो उस वक्त की क्या होगी, बोलिए मार्केट वैल्यू। हेलो, डन। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे और उस वक्त जो उसकी कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी, बोलिए मार्केट वैल्यू। तो इसका मतलब इन दोनों में अभी तक तो बातें बिल्कुल सेम नजर आ रही हैं, लेकिन कॉस्ट मॉडल में अगला जो हम लोग कदम उठाएंगे एसेट को यूज करने के बाद, एसेट का कौन सा अमाउंट डेप्रिशिएट होगा, जो उसकी ओरिजिनल क्या थी, बोलिए कॉस्ट। और रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, हर साल 2 साल बाद हम अपने एसेट की क्या कराएंगे, बोलिए वैल्यूएशन कराएंगे, और वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक जो भी उस वक्त उसकी क्या आ रही होगी, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू आ रही होगी, आगे आने वाले वक्तों में अमाउंट जो डेप्रिशिएट होगा वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू होगी, या उस वक्त की क्या होगी, बोलिए मार्केट वैल्यू होगी, जिसके ऊपर हमारा तकरीबन IAS 16 पूरा बेस करता है। समझ आई बात। तो सबसे ज्यादा एग्जामिन होने वाला एरिया जो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 में सबसे ज्यादा जो एग्जामिन होने वाला और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर्स में दिखेंगे वो इस एरिया के दिखेंगे। समझ आई बात। पूरा आपका IAS 16 इसी में ही चल रहा है, और इसके बाद जो नवा एरिया आएगा उसमें क्या है आपके पास, डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि एसेट को आपने अपने पास रिकॉर्ड तो कर लिया था, आज नहीं तो कल अपने पास से इस एसेट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। कब हटाएंगे, जब एसेट पुराना हो चुका होगा, तो पुराने एसेट को निकाल रहे होंगे, तो उसको जब निकालेंगे अब अपनी किताबों से, तो उसकी उस वक्त क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या डेबिट, क्या क्रेडिट होगा, वो सारा यहाँ पे देखा जाएगा। और जो 10वां एरिया आएगा वो कौन सा वाला होगा, बोलिए डिस्क्लोजर के नाम से होगा। तो पूरा IAS 16 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप IAS 16 के देखेंगे पास्ट पेपर के, उनका ताल्लुक बेटा किससे है, 8 9 और 10 से। समझ आ रही है बात। अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ पे मजीद और करता हूं, फिर हम अपने हैंडआउट पे चले जाएंगे। वैसे अब तक का जितना भी हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ है, वो लोग जो अभी भी कंफ्यूज थे कि यार IAS 16 में हमने क्या कुछ कवर अप कर लिया होगा, उसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। जो लोग साथ हमारे हैं जिन्होंने पिछली 3 क्लासेस ली थी, उनके सामने भी पूरा एक समराइज अंदाज में सारा डिस्कशन आ चुका है। अब सुनिए, ऐसी कोई भी अटेम्प्ट अगर आप पिछली 10 उठा के देख लें, तो यार आप बोलोगे यार IAS 16 पिछली अटेम्प्ट आया पिछली 10 अटेम्प्ट के आप पास पेपर उठा के देखें, आप बोले यार लगता है एग्जामिनर का जो है ना इस 16 के बगैर गुजारा नहीं है। समझ आ रही है बात। यानी कि हर अटेम्प्ट में यार 16 पिछली 10 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं रीसेंट। आप बोलोगे यार इसका मतलब 16 के बगैर तो एग्जामिनर का गुजारा ही नहीं है। तो हम इस बात से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, इसका मतलब अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर भी जो सवाल आएगा, पिछले ट्रेंड को देखते हुए अब जो सवाल आएगा 16 का तो होगा। क्या ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया। IAS 16 का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है और जो टेस्टिंग लेवल है वो क्या है, 2। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि एग्जामिनर तुमसे क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है।
एग्जामिनर बोलता है बेटा बेसिक बेसिक से काम नहीं चलने वाला, तुमने जो है यहाँ पे सर हसन के मुताबिक तुमने यहाँ पे चीता बन के आना है बेसिक बेसिक से। हाँ सर ये डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है। तो बोला भाई ये डेबिट और क्रेडिट से मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हें ये देख रहा हूं कि तुमने चीता बन के आना है, बेसिक बेसिक से काम नहीं होगा सर ये डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है। नो, डेबिट क्रेडिट वाली तो बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरा तुमसे जो मैं तुम्हारी एक्सपर्टीज चेक करना चाहता हूँ, जो स्किल्स मैं देखना चाहता हूँ, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होंगी। सर क्या बहुत मुश्किल होगा? उसने बोला नहीं। तो सर क्या बहुत मुश्किल भी होता है? तो उसने कहा हाँ होता है। हमारे सीए प्रोग्राम में प्रोफिशिएंसी के 3 लेवल होते हैं, एक होता है P1, दूसरा होता है P2, तीसरा होता है P3। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब इन शॉर्ट एग्जामिनर तुम्हारी स्किल्स को जज करना चाहता है, तुम्हारी एक्सपर्टीज देखना चाहता है। तो कैफ 1 के अंदर जो IE16 है, ये ओवरऑल कैफ में जो आप देखेंगे वो प्रोफिशिएंसी देखेंगे 2 तरह की, एक होगा P1, दूसरा होगा कौन सा बोलिए P2 होगा। P1 बेसिक से ज्यादा वो पूछना नहीं चाहेगा, और P2 में क्या है कि भाईजान वो कहता है कि बेसिक से काम नहीं चलेगा, तुमने यहाँ पे चीता बन के आना। हेलो, P3 आपके नहीं है कैफ में, इंशाल्लाह P3 जो है वो आप देखेंगे अपना CFAP की सीरीज में। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि सर मैंने आपसे जिक्र किया कि इस स्टैंडर्ड को IE16 को कवर अप करने के लिए हमें कुछ न कुछ 10-12 सेशंस चाहिए। इधर बाजी 10-12 सेशंस चाहिए। सर 10-12 सेशंस क्यों? मैं जितना भी कंटेंट है इसको कवर अप करा दूंगा। अभी 3 क्लासेस जो हो गए वो तो एक था ना जान के स्लो हम मूव कर रहे थे। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने खुद ही चूज किया कि आया, थोड़ी सी क्लास थी, मैंने बोला चले इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अब तक फिलहाल इतनी मुलाकात ही काफी थी हमारी। लेकिन क्या है जो हमारे सेशन अब स्टार्ट हो रहे हैं वो जरा होंगे 2-2.25 घंटे के, जिसके अंदर हमारा पेस भी थोड़ा सा फास्ट होगा और इधर उधर की हम लोग डिस्कशन भी नहीं कर रहे होंगे, जो कि नॉर्मली होगी भी नहीं। पीआरसी में तो इधर उधर घर का हाल है वाल हम पूछते थे, हाँ भाई एकदम शक्ल बनी हुई मनुष्य बना के बैठे हो, क्यों कहाँ पे दर्द है? सर वो पेट में दर्द है, वो ये काम था वो काम था, हम बोर्ड ऑफिस गए थे वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास इन चीजों का टाइम होगा नहीं। वहां पे तो हम चले कैजुअल चिट चाट करते थे, यहाँ पे हमारे पास शायद इतना टाइम ना होगा डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि मैं पीआरसी 4 में अलग कैफियत रखता था और जब यहाँ पे आया तो सर यहाँ पे कैफियत चेंज हो गई। मैं कोई पठान थोड़ी हूँ कि यार मेरी कैफियत को आप जज करने लगो कि यार ये बंदा किस नेचर का है। तो जैसे बोलते हैं ना पठान कैफियत का नाम है। थैंक यू सर। ओके, तो एक बात हमें ये समझ आई, यानी कि सेशन 4 जो है लेक्चर 4, यहां से हमारा सही मायनों IE16 स्टार्ट होना है। दूसरी बात, सर क्या ये आएगा नहीं आएगा पेपर में? मैंने आपको बता दिया, पिछली 10 अटेम्प्ट देख लो, एग्जामिनर का मूड ही नहीं बदल रहा। सर टेस्टिंग 2 का मतलब क्या है? 20 या 20 से कम नंबर, यानी कि हर अटेम्प्ट में आ रहा है P2 और टेस्टिंग 2, यानी कि तबीयत के साथ। क्या आपसे पूछेगा सर टेस्टिंग 2 हमने पीआरसी 4 में भी देखा था। मैं बताऊं कौन सा एरिया था जहां पे टेस्टिंग 2 आपने देखा था? फाइनल अकाउंट्स वाला जो एरिया था, कितने नंबर का सवाल आया था? 20। तो इसका मतलब बुक का जब आपने करिकुलम देखा तो वहां पे बताया हुआ था कि इस टॉपिक के हवाले से जो नंबर्स मैं तुमसे पूछूंगा वो होंगे 20 या 20 से कम। तो टेस्टिंग 2, तो IE16 टेस्टिंग 2। अच्छा, एक बात इसमें और मैं ऐड करता हूं, सॉरी, वो ये इधर IE16 सिर्फ अपने आप में सवाल बन के नहीं आना। इधर सुनिएगा, IE16 बोलता है कि भाई मेरे और भी बिछड़े हुए भाई हैं। हमने बोला क्या कहना चाहते हो? उसने बोला IE36 जब तुम पढ़ोगे। मैंने बोला 36 क्या? उसने बोला कि स्टैंडर्ड इसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बोलता है कि यार मैं इसके साथ अपना जोड़ बनाता हूं, मैं इसके साथ आऊंगा कभी। फिर हमने बोला बस आप दोनों की ही जोड़ी है। उसने बोला नहीं, मैं बार बार जो है ना जोड़ियां बनाता हूं। हमने बोला और आपकी क्या हद है? उसने बोला तुम लोग एक एरिया कवर अप करोगे, इसका नाम है IE20, जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें ग्रांट मिल रही है और ग्रांट का ताल्लुक अगर प्रॉपर्टी से है या प्लांट से है या इक्विपमेंट से, सरकार ने तुम्हें ग्रांट दी, जाओ जाके जमीनें खरीदो, जाओ बिल्डिंग बनाओ, और हम तुम्हें इतनी ग्रांट देते हैं, जाओ जाके अपना प्लांट खरीदो, मशीनरी खरीदो वगैरह वगैरह।
तो उसका मतलब IS-16 बोलता है बेटा बेसिक तो तुम्हें मैंने बता दी, लेकिन मेरा जोड़ जो है आगे जो बनेगा वो IS-36 के साथ बनेगा, IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के साथ बनेगा, IS-20 के साथ बनेगा। अभी मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि 36 के अंदर क्या है, 20 में क्या है। IS-36 16 का कॉम्बो बनेगा, IS-20 का लिंक बनेगा किसके साथ, 16 के साथ। IS-23 जिसका नाम बोरोइंग कॉस्ट है वो बोलता है भाई मुझे भी साथ अपने ले लो, तो 16 के साथ 36 आया, 20 आया और 23 आ गया। अच्छा अब क्या हुआ, IS-16 जो था एक और स्टैंडर्ड है उसका नाम है IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो बोलता है भाई मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को भी साथ ले लो अपने। तो नॉर्मली IS-16 अपने आप में सवाल बन के 16 की ही हुदूद में रहते हुए नहीं आता, क्योंकि अभी जो मैंने 4 स्टैंडर्ड्स का नाम लिया, कौन से स्टैंडर्ड्स, IS-20, IS-23, IS-40, IS-20 हो गया, IS-23 हो गया, IS-36 हुआ और IS-40। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं और 16 आपस में मिक्स होंगे और फिर ये सवाल बन के आएगा मेरे भाइयों बहनों तकरीबन 20 नंबर का। समझ आ रही बात? तो होगा क्या, IS-16 पहले हम लोग IS-16 पूरा कवर अप करेंगे जो उसका कंटेंट है, फिर IS-20 पूरा कवर अप होगा, 23 कवर अप होगा, 40 कवर अप होगा, 36 कवर अप होगा। जब वो आइसोलेटेड अंदाज में वो कवर अप किए जाएंगे, 16 तो 16, 20 तो 20, 23 तो 23, जब ये सारे अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे आप, उन पे ग्रिप आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, मैं बोलूंगा चलो भाई आज हम पार्टी करेंगे IS-16 और 36 की, IS-16 और 20, IS-16 और IS-40, ये सारे आपस में मर्ज होके जो सवाल बनेगा वो 20 नंबर का बनेगा, जो एग्जामिनर हर दफा आपको 20 या 20 से कम नंबर का हर हाल में दे ही रहा है। मुश्किल नहीं है, करने वाले सारे आप ही की तरह इंसान के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार हम भी अल्लाह का शुक्र है कि इंसानी मखलूक हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे आप बैठे हुए बात को समझाया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी यार, बाकी अल्लाह मेरी मदद करे कि मेरी ज़बान में इतनी तासीर अल्लाह ताला डाल दे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, और आप भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह रिवॉर्ड देने वाली ज़ात मेरी या किसी उस्ताद की नहीं है, वो रिवॉर्ड देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह आपकी मेहनत के रिवॉर्ड देंगे। इसमें हमारा किरदार किस हद तक है, जो चीज़ हमें पता है हम आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपका किरदार क्या है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है आपने मेहनत करनी है, राइट। तो PRC में एक अलग माहौल था और कैफ के अंदर थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, चीज़ें सब वही की वही हैं, लेकिन यहाँ पे मेहनत का तकाजा जो है। चले जी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी कैमरे में तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल अब चीज़ें जो हैं पेज नंबर 12 पे आ चुकी हैं। पेज नंबर 12 जो PDF का आपके साथ शेयर किया गया है, इधर क्विकली आ जाइए। इस पेज 12 में जो कंटेंट आपको दिख रहा है, देखो बेटा प्लीज बात नहीं करो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं सारे, तो एक दफ़ा में बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना अंजलना, है ना, बहुत अच्छी हैं आप। तो पहले पेज पे जो पेज नंबर 12 है, 12वां पेज, 12वां पेज नहीं है बेटा, एक और हैंड आउट दिया था ना मैंने, जरा मैंने दिया था, शेयरिंग कर लेना भाईजान प्लीज, आप पीछे चले जाओ। पेज नंबर 12 आप सब लोग के पास है ना, पेज 12। इस पे जो भी आपको नजर आ रहा है, एक नजर सिर्फ आपने देख लेना हेडिंग को। डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, यूजफुल लाइफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और कैरिंग अमाउंट। सर ये तो लग रहा है कि आपने PRC 4 का एरिया कॉपी पेस्ट किया है। जी हाँ, और फिर देखिए नीचे आया मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन, नीचे और देखिए डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय डन PRC 4। RBM में देख लीजिए रेट इज इक्वल टू 1 माइनस NA थ्रू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन and how to find out depreciation using RBM. We have a formula below. Depreciation is equals to book value multiplied by rate. Nothing new, nothing special. In unit of production method, in sum of the digit method, sir, we know कि हम लोग इसके अंदर क्या करते आए हैं। डन है, मैं इस पे कुछ भी बात नहीं कर रहा। आपने अपनी आसानी के लिए
पेज नंबर 12 और 13 को खुद देख लेना अगर कभी जिंदगी में मौका मिला। नहीं भी पढ़ते उसी बेसिस पे हम लोगों ने सारा काम को आगे लेके चलना है, ठीक है जी। तो आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है, ठीक है जी, इसका ताल्लुक किससे है? PRC 4 रिलेटेड, ठीक है। तो 3-4 सवाल कराऊंगा PRC 4 जिन्होंने कुछ टाइम पहले किया था, भूले पड़े हुए हैं, उनको भी यादें ताजा हो जाएंगी। और जिस अंदाज से भी उन्होंने किया था मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, जिससे भी पढ़ा वो हमसे डेफिनेटली बेहतरीन होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन इंशाल्लाह जब आप उन चीज़ों को सब मेरे साथ करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर चीज़ों में इंशाल्लाह क्लैरिटी ज़रूर आई है। और वो सारे लेक्चर्स जो पीछे 3 गुजर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया हमने ये सारा काम किया, तो वो लोग जो कि हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि सर ये बातें सुनी तो थी, देखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन हमें इतनी वजाहत इसकी शायद दी नहीं गई थी। हो सकता है उस वक्त जरूरत ना हो, जरूरत जो कि नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पे एक एक बात पकड़ी और हमने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? अबे छोड़ यार काम करने दे, क्या कर रहे हो यार, छोड़ बस जो कर रहा हूँ देख ले यार, क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी क्या होती है? आज से कोई भी अड़ी करता है तो आप बोलते बेटा प्रॉपर्टी इधर बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। और प्रॉपर्टी को अपन यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आओ बैठो तो सही, मैं तुम्हें फिर बताऊं। प्लांट क्या है, मशीनरी क्या है, अच्छा इस स्टैंडर्ड में तुम करो, दुनिया जान के सारे एसेट्स आएंगे। अबे भाई हल्का हाथ रख, इसमें सिर्फ PPE से रिलेटेड मामला को देखा जाएगा। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होती है आप बताने के कुछ ना कुछ काबिल हो चुके हैं पिछली 3 क्लासेस के डिस्कशन में, जिसमें हमने बहुत स्लो मूव किया था। और आज चौथे लेक्चर में हमने उन सारी चीजों को ऑन अ वेरी लाइटर नोट ऊपर से कुछ डिस्कस कर लिया। तो जब आप उन 3 लेक्चर्स को देखेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, इसी हफ्ते में देख लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन लिखा हुआ है, 2, 3 और 4 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवीजन लिखा हुआ है। डन है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर हुआ 1117 पे 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी, कितनी है 5,000, यूजफुल लाइफ कितनी है 4 साल, कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर एंड दिसंबर। रिक्वायरमेंट में क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर वो बोलता है ये वही वाला सवाल है जो हमने PRC 4 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, यहाँ पे वही चीज मैंने उठा के रख दी है। हेलो दाने, तो बोलता है डेप्रिशिएबल अमाउंट बताइए। शाबाश, हाँ शाबाश। पेज नंबर कौन सा है ये, 14। और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्लीज बेटा बात नहीं कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे हमारे पास इंशाल्लाह जितनी भी आप सेशन मुझसे लेंगे या जो लोग मुझसे पास में पढ़ चुके हैं, मैं क्यों नहीं इधर उधर के डिस्कशन में जाऊंगा। आज तो चले हम इधर उधर की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी टॉपिक रिलेटेड। लेकिन आगे क्या होगा, चूंकि मैंने पास पेपर्स कराने का ठेका उठा लिया है, राइट, अपने सवालात कराने का भी ठेका मैंने उठाया है, बुक के भी सवालात मेजॉरिटी क्वेश्चंस कराने का ठेका मैंने उठा लिया है। तो जब मैं इतने ज्यादा ठेके उठा चुका हूं तो उसका मतलब उन सारे काम को करवाने के लिए मुझे चाहिए टाइम। मैंने आपसे कहा I16 रिलेटेड कंटेंट में 5 से 6 क्लासेस में कवर अप कर लूं, लेकिन सर हमारे दोस्त ने तो कर लिया 5 से 6 क्लासेस में, अभी आपका 11वां 12वां सेशन चल रहा है, अभी आप बोल रहे हैं यार कंप्लीट नहीं हुआ। सर ये क्या, इसका मतलब आप लोग उनके मुकाबले में बहुत पीछे हैं या बहुत फारिग चल रहे हैं। रीजन सिर्फ उसका ये आता है, हम लोग अगर 5 क्लासेस में या 6 क्लासेस में कंटेंट कवर अप करते हैं तो यार बाकी की जो 6 क्लासेस हैं यार आप देखो तो सही, इतना पूरे फाइलें बनी हुई है जिसके अंदर 5 चैप्टर्स भरे पड़े हुए। तो जब उन सारे 5 चैप्टर्स को कराने का मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि मैं वो जो छू मंतर बाबा आते हैं ना वो करते हैं तो वो जो है वो आप लोग को डिलीवर हो जाए, ऐसा नहीं है। यहां पे हमने उन सारे सवालात को करना है। तो एक चीज जो आपको मुझमें सबसे ज्यादा इरिटेट करेगी ना, वो क्या होगा, यार प्रैक्टिस ही खत्म नहीं हो रही। तो भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं और क्या करूंगा, मेरे पास और काम ही क्या है, कंटेंट डिलीवर करना। और सर जो कंटेंट हमने डिलीवर कर, मतलब जो हमने कंटेंट रिसीव कर लिया, जो हमने सुन लिया, पेपर किस तरह का आता है, तो यार जब तक हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे।
इसीलिए मुझे अगर इस टॉपिक के अंदर 12 या 13 सेशन लगते हैं तो वो जस्टिफाइड है। सर नॉर्मली दूसरी जगहों पे क्या हो रहा होता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो रहा हो, कंटेंट वो भी कवर अप करते हैं, कंटेंट हम भी कवर अप करते हैं, हर एक के बोलने का अंदाज डिफरेंट होता है। मेरे बोलने का अंदाज जो है वो पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को जो लोग अटेंड करेंगे और यहाँ पे भी जो है उनको अंदाज समझ आ जाएगा कि यार मेरी कोशिश ये हो रही होती है, मैं अज्यूम करूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं नीचे से तेजी से उठूंगा और वो सारा कंटेंट जो आपने शायद पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं रिकॉल कराऊंगा और एकदम आगे की तरफ भागूंगा। टाइम हमारा ज्यादातर जो कंज्यूम होगा वो प्रैक्टिस में होगा, बिकॉज हमारे पास और कोई काम है ही नहीं ना। कंटेंट लर्न करो, उसको देखो आपने अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई किधर हो रहा होगा, पास तो इतना सारा कंटेंट है। और मेरे पास इत्तेफाक से वो टॉपिक्स मौजूद हैं जिसका टेस्टिंग लेवल 2 है। टेस्टिंग लेवल 2 से मुराद ये कि 20 या 20 से कम नंबर का सवाल आना है, यानी कि 20 नंबर की वेटेज है। तो IAS 16 ठीक 20 नंबर की वेटेज है। दूसरा टॉपिक जो मैंने कराना होता है वो आता है आपका कैश फ्लो, वो भी 20 नंबर, टेस्टिंग 2। जो सोशी कराना है उसका भी क्या है, टेस्टिंग 2। जो NPO आता है उसका भी जो है वो क्या है, टेस्टिंग 2। जो फाइनल अकाउंट्स आएगा उसका भी क्या है, टेस्टिंग 2। तो अगर टेस्टिंग 2 है तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि आपने PRC 4 में पढ़ा था ना टेस्टिंग 2 वाले एरिया, तो टेस्टिंग 2 वाले एरिया आपको पता है कि कितनी सारे पिछले लेक्चर्स पे बेस करता था, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा था। तो यहां भी हमारा टाइम लगना है। तो हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट है जिसको हमने कवर अप करना है। और अगर देखें हमारे पास स्टूडेंट 2 कैटेगरी के उभर के आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उमूमन देखा ही गया है कि जो लोग आगे की रो में बैठे होते हैं या दूसरी या तीसरी या चौथी रो में, मतलब बहुत करीब बैठे हुए होते हैं, उनको मैंने मुसलसल यही नोट किया पिछले कई सारे सेशंस में कि जहां हमारा कोर्स एंड होता है, और रेगुलर की बात करो, ये नहीं कि आप जिंदगी में आए नहीं थे, पहली क्लास लेने आ गए आप, सर आपकी वाली बातें हम पे तो नहीं लगती, हमारे अंदर तो वो फीलिंग नहीं आ रही जो आप अज्यूम कर रहे हैं। वो बच्चे जो रेगुलर हैं, फ्रंट पे बैठे होते हैं, पहली दूसरी या तीसरी रो में बैठे होते हैं, पंक्चुअल हैं। देखा ये गया है कि जहां हमारा कोर्स एंड होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे सर मुनीर का हो या सर हसान का हो या सर शौले का हो, जिसका भी कोर्स एंड होता है तो उनका काम उसी दिन एंड होता है। ये स्टूडेंट बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर देखी जाए बात, तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जब हमारा कोर्स एंड होता है ठीक, तो उसके बाद उनके वो जो कई महीनों के पेंडिंग लेक्चर्स होते हैं ना, वो स्टार्ट करते हैं उनको लेना। सबसे अभी आपको समझ नहीं आएगी बात, ये तो मैं बोलता हूं, ये बातें सुनो और कहीं दफन कर दो, और 2-4 महीने बाद उस पर्ची को दोबारा निकालना और उसको पढ़ोगे तो उसमें यही बात लिखी हुई होगी जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे कौन से होते हैं कि सर जब कोर्स एंड होगा ना, जितना भी बीच मिस हो गया, सर वो दिल नहीं था, वो मूड नहीं था, वो हमारे और भी बहुत सारे काम थे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो आखिरी के महीनों में उनके जो पेंडिंग लेक्चर्स होंगे वो उनको निपटाने में लगे हुए होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं होने चाहिए, वो क्या, जहां कोर्स एंड वहां पे उनका भी जिसे कहते हैं पूरा सिलेबस एंड, कोई पेंडिंग लेक्चर्स नहीं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि आखिरी के मंथ्स को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करते हैं। तो आखिरी के मंथ्स में उनका रिवीजन चल रहा होता है, वो ईयरली पे ईयरली सॉल्व कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो क्या हरकत करते हैं, हाँ जी कर लेंगे सर, वो तो आज मूड नहीं था आने का, तो रिकॉर्डिंग है वो देख लेंगे। जहां आपने जैसे कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग की एक दफा भी आपने अगर कोशिश की देखने की, मिस हो गया, चलो एक आध दफा खैर है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कुछ सोचे आ रही है ना, चलो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इसका मतलब आप अनकरीब पूरा कैफ 1 जो है ना वो रिकॉर्डिंग में स्विच कर जाएंगे। तो अपना शुमार काइंडली उन लोगों में बनाइएगा जो आखिरी के मंथ्स में रिवीजन कर रहे होते हैं, ना कि पेंडिंग लेक्चर्स निपटा रहे हो। और ये लोग बहुत बड़ा अपनी जात के साथ रिस्क ले रहे होते हैं। मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी उन्होंने खुद मॉडल अपना बनाया हुआ है कि भाई हम लोग आखिरी के मंथ्स में जो है ना पेंडिंग लेक्चर्स निपटाएंगे, और उनके पास कहाँ टाइम बचेगा उस चीज को रिवाइज करने का। अभी आपको बात बहुत सारी समझ नहीं आएंगी, 1 2 3 ले रहे हैं या 1 2 4 ले रहे हैं या 2 3 4 ले रहे हैं। अभी कोर्स जब आपके सामने खुल के आएगा ना,
तो आपको टीचर का जो चेहरा आज दिख रहा है कल भी वही दिख लेगा, लेकिन जो कोर्स आपके सामने खुल के आएगा ना, वो भाईजान आपको कोई इतनी अच्छी वाइब्स नहीं देगा। आज आप बोलते हो 3 पेपर, और आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी सेट नहीं की, आप लोग 3 पेपर इन दी एंड नहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम के लिए, आप 3 में से 1 को छोड़ के आप 2 पे आ जाओगे। इसका मतलब उस तीसरे पर्चे को पढ़ने में जो आपने पूरे 4 महीने तक जहन में एक बोझ बना के रखा, और आखिरी के दिनों में आपने डिसाइड किया नहीं अब नहीं समझ रहा, इसका मतलब वो जितना भी आपने टाइम उस पर्चे को दिया, आपने उसकी वजह से वो जो 2 पेपर जो आपने देने हैं ना, उसके साथ ज्यादती की है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए, ये बात इनिशियली समझ आ जाए, तो आप एक क्लास के लेक्चर को भी पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट को ये बात इतने प्यार से समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आती। जो 3 देते हैं वो बोलते हैं यार अब हम देंगे 2, और जो 2 दे रहे होते हैं वो बोलते हैं नहीं 1। तो जो लोग 4 पेपर उठाए हुए हैं वो बोलते हैं नहीं 3। यानी कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो बच्चे हैं जो नियत तो करते हैं 3 पेपर देने की, लेकिन वो क्लासेस रेगुलरली नहीं लेते, चलो जी वो रिकॉर्डिंग भी रेगुलरली नहीं देख रहे, वो सारा काम जो है वो आखिरी के मंच के लिए छोड़ते। या आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी आप पूछ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, सीनियर से अमूमन मशवरा सिर्फ इस हद तक करना होता है कि यार मैं पढ़ाई किस तरह से करूं, मैं किस तरह से अपना शेड्यूल बनाऊं, क्योंकि हर टीचर जो यहां पे है किसी भी दूसरे इदारे के अंदर है, वो सारे एलिजिबल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बा भी रखते हैं और पूरी मेहनत भी करें। यानी कि हर शख्स जो है वो अपनी जगह बेहतरीन है। मैं किसी की भी क्यों खामखा बुराई करूं, क्योंकि हर बंदा एलिजिबल है और हर बंदे का अंदाज समझाने का बिल्कुल डिफरेंट है। फायदा उठाने वाले आप बने, आपने कितना फायदा उठाना है, ना कि जज करें हाँ यार सर ने ये बात यूं बोली वो बोली। यार तुम हो कौन जो यहाँ पे भी आके अपनी जजमेंट दें कि वो बंदा इस बात को यूं कहते हैं वो कहते हैं? ये भी वो वक्त नहीं है। जितने भी लोग हैं जहां भी हैं सारे बेहतरीन हैं। आप अपने आप से सवाल करो ना, आप खुद कितना डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। आप मेरी कही हुई 10 में से 8 बातें, 7 बातें समझ आ गई तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। 2-3 बातें अगर नहीं समझ आई तो यार आप मेहनत करोगे, इंशाल्लाह आज नहीं समझ आई तो अगले लेक्चर में, अगले नहीं तो तीसरे लेक्चर में कहीं ना कहीं वो समझ आ जाएगी। 10 में से अगर 9 बातें भी समझ आ गई, 10 कॉन्सेप्ट में से 9 कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो यार बेहतरीन। 10 में से 8 भी समझ आ गए, बेहतरीन। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं आज सुन तो रहे हैं, लेकिन उसका हमें सही मायनों में मकसद या मीनिंग समझ नहीं आता। वो वक्त हमें सिखाता है अच्छा यार इस बात की अगर इंटरप्रिटेशन की जाती है तो उसके ये सारे मायने निकलते हैं। तो नोबडी इज परफेक्ट। बात सारी ये है कि आप कितना फायदा उठाना चाहते हो हम उस्तादों से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, अल्लाह से भी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे कि हम जिस तरह से कोर्स को रोजाना की बुनियाद पर कवर अप कर रहे हैं, आखिरी टाइम तक भी हम इस तरह से लेके चलें। प्लीज इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से चलिएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाइए, कैसे निकाला जाएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कैसे निकाला जाएगा? कॉस्ट में से माइनस क्या कराएंगे? स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बोले हाँ। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? सर ये वो वैल्यू होती है जो कि एस्टिमेट की जाती है कि एट द एंड ऑफ एसिड यूजफुल लाइफ हमारा एसिड हमारी किताबों में इतने पे आ रहा होगा और हम इस एसिड को इसके आसपास इतने अमाउंट पे बेच सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,25,000 माइनस 5,000 कितना है? 1,20,000। तो वो अमाउंट जिसको हम लोग आगे आने वाले कितने सालों पे, 4 सालों पे स्प्रेड कर सकते हैं। सही है जी? वो कितने साल है बोलिए? 4 साल। अच्छा जी, बी रिक्वायरमेंट क्या है? रेट मालूम करना है हमने। देखें रेट निकालने का फॉर्मूला है 1/लाइफ। सही है जी? कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा? 0.25 यानी कि 25%। डन है। ये रेट जो निकाला गया, सही है जी, ऑन रेट ऑन। देखिए 2 तरह के रेट निकाले जाते हैं। रेट इज इक्वल्स टू
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। इधर इन 4 सवाल में मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, सही है? सिर्फ PRC4 रिलेटेड चीजों को रिकॉल किया जा रहा है, नया कुछ नहीं है। कॉस्ट कितनी है बेटा? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? लाइफ कितनी है? कॉस्ट कितनी है? राइट? आइए, कितना आ गया? कितना? 24% आया। अच्छा जी, होल्ड ऑन, अभी हम कॉपी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सर 2 तरह के हमारे सामने अभी आए हैं रेट। हमारे सामने 2 तरह के रेट आए हैं। एक रेट आया स्ट्रेट लाइन मेथड में 25% और एक रेट आया हमारे पास कितना? 24%। ठीक, हमने भी अपना काम कोई मुकम्मल किया नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही अपनी तसल्ली कर रहा हूं। मैंने बोला यार तो डेप्रिसिएशन भी हमारे पास अलग आएगा, डेप्रिसिएशन भी हमारे पास फिर अलग आएगा। तो अब सुनिए, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 25%, बोलो 30,000। ठीक है जी, यहां पे फॉर्मूले में देखें कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं हुई भी? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कितना आ गया? दूसरा मैं तरीका देखता हूं। अभी मैं चीजें आपसे पूछने लगा हूं कि PRC4 रिलेटेड बातें हो रही हैं। यहां पे कितना? 120 मल्टीप्लाई बाय, अभी नजर आ रहा है कितना? 24%। हाँ, 28,800। इसका मतलब सर कुछ गड़बड़ है। रिकॉल कीजिए, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 2 तरह के रेट होते थे। इनफैक्ट पेज नंबर 12 पे आपको एक फॉर्मूला भी नजर आ रहा होगा रेट निकालने का। आपको याद आ रहा है 1/लाइफ किया तो हमारे पास रेट आ गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये जो दूसरा रेट हमने निकाला वो क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या ये वाली बात सही? 125 माइनस 5 किया, ठीक है जी, तो कितना आया? 120 और 120 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 125। क्या ये फॉर्मूला सही है या कहीं? यार बताएं ना, एक गड़बड़ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बोले। हाँ याद आया, अब बोलिए। रिकॉल हो रहा है, मैं नया कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ वो वाली बातें जो हम जानते हैं उन्हीं को रिकॉल करके जरा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नया जो भी कुछ आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड से आएगा। अभी तो फिलहाल हमारा ये बिल्कुल पुराना काम चल रहा है। ये सही है अपनी जगह? हेलो, ये भी रेट सही है, ये भी रेट सही है। ये रेट जो आपने निकाला ये लगेगा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, और ये जो रेट लगेगा बोलिए किस पे लगेगा? कॉस्ट पे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास 2 रेट हैं। एक रेट जो है वो लगता है किसके ऊपर? डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, और एक रेट जो लगता है वो किस पे लगता है? कॉस्ट। ठीक, मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, काम चूंकि किया हुआ है, वो सिर्फ आपके सामने दोबारा से स्लाइड चला रहा हूं कि ये रेट इस तरह से निकाला जाएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन निकाला गया, सही है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करके निकाला, क्लियर। और ये जो डेप्रिसिएशन निकाला वो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट हमने किया, तो देखें दोनों का जवाब 30,000 ही आ गया। डन है। ये सिर्फ हमने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए अलग काम किया। सी रिक्वायरमेंट क्या है? सी रिक्वायरमेंट क्या है बोलिए?
मैं बोर्ड रब करने लगा हूं। सी रिक्वायरमेंट बताइए। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन कॉस्ट, यही था। तो बी रिक्वायरमेंट क्या था? बी रिक्वायरमेंट में था कि डेप्रीशिएबल अमाउंट, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रीशिएबल अमाउंट एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। चले जी, ये बी रिक्वायरमेंट हो गई। यानी कि बी रिक्वायरमेंट ये रही, बी रिक्वायरमेंट ये रही, ये रहा बी का पार्ट, चाहिए जी। और ये कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई हमारी? बोलिए शाबाश। ये सी रिक्वायरमेंट हो गई और सी का ये रहा दूसरा पार्ट। डन है। तो हमें डेप्रीशिएबल अमाउंट किस पे लगना है, रेट कैसे निकालना है, ये दो बातें आपके सामने आ गई। यानी कि रेट 1/लाइफ करके निकालें और फिर जो रेट आए वो किस पे लगना है आपका? डेप्रीशिएबल अमाउंट पे। तो कितना आया? 30,000। और वो जो दूसरा रेट हमने निकाला वो जो भी आया वो किस पे रेट अप्लाई होना है? बोलिए, कॉस्ट पे अप्लाई होना है। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो रेट होगा वो कौन सा होगा, और कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट जो होगा वो कौन सा अमाउंट होगा। वी आर जस्ट रिकॉलिंग द वर्क दैट वी हैव डन। अच्छा जी, फिर बताइए इसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही है? डी। डी रिक्वायरमेंट में क्या है? स्टेटमेंट। मैं बोर्ड रब कर दूं जल्दी से प्लीज, बोर्ड रब करने लगा हूं मैं। मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। कोशिश ही कीजिएगा जब वो लोग क्लास में बैठे हुए पिक्चर्स वगैरह पे उस वक्त जाएं जब बहुत सारा काम हमारा डिस्कस हो चुका हो और फिर आपने कॉपी करने का टाइम ना मिले। लेकिन अभी जो है सारा रजिस्टर आपने अपने पास भर देना है। ये क्लियर है? आगे बढ़े। नंबर जो डी रिक्वायरमेंट है, डी रिक्वायरमेंट, हाँ जी, स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट हमने बनानी है जो शो ये करेगी कि जो भी पीपीई में मूवमेंट हो रही है वो दिखाई जा सके। आइए बेटा, ईयर 0 पे, ईयर 0 पे जो कॉस्ट है या जो नेट बुक वैल्यू है, बताइए शाबाश, कितनी है? 1,25,000। डन है? साथ रहिएगा। अब आइए ईयर 1 पे जो डेप्रीसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 30,000। इसके लिए बात प्लीज बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो एक 20 मल्टीप्लाई बाय 25% होगा, या तो एक 20 डिवाइडेड बाय 1/लाइफ माइनस 1/लाइफ किया, मैं से माइनस कराऊंगा 0, में से माइनस कराऊंगा 0। सर ये क्या है? 120। जल्दी बोलें। डेप्रीशिएबल अमाउंट। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? 1/लाइफ करता हूं तो क्या आता है जी? रेट। तो क्या ये सही किया या गलत किया? बोले। आपने देखिए काम किया हुआ है, तो मैं आपसे जरा चीजें शेयर करना चाह रहा हूं कि 1/4 करेंगे नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे। तो ये कितना है? 4 इयर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में आपका मैं देखना चाह रहा हूं कि अभी आप कहां पे खड़े हो। चीजें जो मैं सही या गलत कर रहा हूं, आपका रिस्पॉन्स उस पर क्या आ रहा है। या तो आप यूं बैठे देखते रहो तो उसका मतलब आप PRC 4 में क्या झक मारा था आपने, वो जो PRC 4 में डेप्रीसिएशन किया और पेपर निकाल के यहां पे बैठे हैं। बिल्कुल बेसिक बात हो रही है। तो आपके सामने अगर कुछ गलत होगा तो आप फौरन पॉइंट रेज आउट करें कि सर ये थोड़ी होगा। अगर हमें रेट दिया हुआ होता तो हम 1/रेट करते तो हमारे पास टोटल लाइफ ईयर्स में आती। ये जो माइनस किया आपने 0, सर ये 0 क्यों लिखा आपने? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में आपको देता हूं। इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको कि यार 0 क्यों लिखा। अगले स्टेप में मैं इसका जवाब दे दूंगा कि मैंने 0 क्यों लिखा था और आगे मैं कौन सा फिगर लूंगा। बोलिए ये क्या आ गई? नेटबुक वैल्यू आई? बोले 95,000। अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ काम होते हुए देखना है आपने। ईयर 2 मुझे बताइए डेप्रीसिएशन में निकालना चाहता हूं, कितना आएगा? हेलो, अब जरा देखना यहां पे 120 मल्टीप्लाई बाय 25%, राइट?
अब सुनिए, 120 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, वो 0 और ये 1 वाली बात अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ जाए कि ऊपर मैंने लिखा था 0 और यहां पे लिखा मैंने 1। डन। कितना आया? 65। क्या बोला? नेट बुक वैल्यू। आगे बढ़िए, कॉपी नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का। डेप्रीसिएशन, बताएं कितना? श्योर? मैंने वही बोला, प्लीज जो गलत हो रहा है वहां पे मुझे टोकें और फिर देखिए कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। बताओ कितना आया? अब कितना आएगा? शेयर वैल्यू माइनस होगी, 6 माइनस। तो बेसिकली अभी जो आपने मेरे सामने एक फॉर्मूला बना के दिया, वो क्या फॉर्मूला बना के दिया बोले? इधर आओ जरा, यहां पे मैं चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, इधर देखना बेटा, इधर। डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बोले रेट। अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले हैं। ये बताओ, नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो सर एक काम करें, कितना? 120 माइनस 5, ठीक? 125 माइनस 5 तो क्या आया? डेप्रिशिएबल अमाउंट, और डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय हम करते हैं रिमेनिंग लाइफ। चलो जी, अब यहां पे आओ जरा इधर, ये बताइए शाबाश क्या होगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बोले रेट। अभी हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास फॉर्मूले कितने सारे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इतने सारे फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। यहां बताओ, यहां पे क्या देख रहे हो आप? बोलिए शाबाश। नेट बुक वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब देखें आप फॉर्मूले कितने देखें आपको फिलहाल। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूले पहले थे और अब भी जो हैं ये वही आपके सामने रखे गए हैं। चेंज एज सच कुछ नहीं है। कौन से फॉर्मूले में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे, कौन सा फॉर्मूला हम बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते थे, वो कौन सा हो गया? ये वाला। वो कौन सा हो गया? ये वाला। डन। लेकिन इसका एक और भी फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग वही अमाउंट पता कर सकते हैं। वो कौन सा वाला है? जो भी नेटबुक वैल्यू है उसमें से माइनस क्या कराएंगे आप? स्क्रैप वैल्यू। एक बात बताइए, ईयर 0 पे जो कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी? बोलिए। ईयर 0 पे जो उसकी कॉस्ट होगी या ईयर 0 पे जो उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा वही उसकी क्या होगी? बोलिए। नेटबुक वैल्यू। क्या ये वाली बात समझ आई? स्ट्रेट लाइन में हम लोग कौन से अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं, कॉस्ट को या हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट को? डेप्रिशिएबल अमाउंट को। सर वैसे तो दोनों हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर हम लोग रेट ले रहे हैं 1/लाइफ करके तो जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा वो उसका कौन सा होगा? बोलिए। नेट बुक वैल्यू होगी। आइए जरा आपके सामने, अब बताओ कितना आया? 35। चलें जी, एक स्टेप और परफॉर्म करें। ईयर 4 का जरा आप निकालो, शाबाश। ईयर 4 का आएगा तो कितना? 30,000। ये कितना आ गया? 5,000 आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेटबुक वैल्यू। मेरे साथ रहिएगा। ये 30,000 निकालने का तरीकेकार क्या है? सर एक तो बड़ा देसी पुराना तरीका, वो कौन सा वाला? कौन सा? 120,000 मल्टीप्लाई बाय बोलिए 25%। डन। इसका जो एक ऑल्टरनेट है, और जो ऑल्टरनेट है सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे
स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, चाहे वो कॉस्ट मॉडल हो, चाहे वो जो दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल नामिक जो भी कुछ होगा, वहां पे भी जो फॉर्मूला यूज होना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो कौन सा वाला होगा? बोलिए, नेट बुक वैल्यू माइनस और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला होगा इस्तेमाल। आप बताइए इसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं नेट बुक वैल्यू लेता हूं, कितनी लूंगा? 35 में से माइनस क्या होगा? 5000। लाइफ बताइए टोटल थी कितनी? 4। एक साल हो गया डेप्रिशिएट, दूसरे साल भी हो गया, तीसरे साल भी हो गया। आप बताइए कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है? कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है? कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये कौन सा साल है? चौथे साल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? 3 साल। तो इसका मतलब कितने साल गुजर चुके हैं? 3। तो मैं इसमें से माइनस कराऊंगा 3, तो रह कितना गया? तो 35 माइनस 5 किया, कितना आया? 30। और 30 डिवाइडेड बाय मैं 1 करता हूं, तो आप मुझे खुद बता दीजिए कितना आ गया? 30,000 आ गया। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के हमारे पास कुछ ये फॉर्मूले हैं। जल्दी से अपने पास को आप कॉपी कर लें ताकि फिर हम इसकी अगली रिक्वायरमेंट पे चले जाएं, अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से प्लीज। सिर्फ अभी पुरानी चीजें आपके सामने रिकॉल हो रही हैं, नया कुछ भी नहीं है। क्विकली इसके बाद आ जाना है आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डेटा है और रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, रखिएगा अपने पास ही रखें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है रिक्वायरमेंट में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 15 यूजिंग टोटल एंड रिमेनिंग लाइफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व, लेकिन इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। नहीं, सेल टेक्स्ट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंटेंट होगा वो मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अपने तौर पे सेल टेक्स्ट की जो पीडीएफ है उसको रिव्यू वक्तन फवक्तन करते रहे कि हमारे कोर्स में ये भी था, सर ने ये कवर अप कर लिया, ये कवर अप नहीं हुआ, तो वो आप अपने एंड पे देखते रहो। बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर भी बहुत सारा आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बात बोली है कि पास्ट पेपर्स मेरी जिम्मेदारी है, अपना कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है, और बुक का कंटेंट काफी हद तक न्यूमेरिकल पोर्शन वो मेरी जिम्मेदारी। तो आपके लिए बचा क्या? आपके लिए सिर्फ एक काम बचता है, जितना काम क्लास में कराया है उस काम को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बस ये काम आपके जिम्मे होगा। ये भी नहीं करते तो भाईजान फिर वो आपकी अपनी चॉइस है कि किस तरह से आप खुद लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। वो क्या आपसे पूछता है जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्या बोलता है वो? क्या बताओ? रिक्वायरमेंट क्या है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यार बात सुनिए, रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमने नेट बुक वैल्यू की मदद से डेप्रिसिएशन निकालना है तो रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमने नेट बुक वैल्यू की मदद से डेप्रिसिएशन निकालना है तो उस वक्त हमें रिमेनिंग लाइफ की जरूरत पड़ेगी। आप बताइए क्या बोल रहा है? रिमेनिंग लाइफ कब की रिमेनिंग लाइफ बोल रहा है? रिमेनिंग लाइफ कब की बोल रहा है वो जल्दी से बताइए। यहां देखें बेटा, बात सुनो। अच्छा एक बात सुनिए, इधर 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 मैं आपसे पूछता हूं, इधर देखिएगा। एक्सक्यूज मी, इधर एसेट की कॉस्ट में देता हूं 1000, मैं लाइफ देता हूं 10, नो स्क्रैप वैल्यू। बात को सिंपल रख रहे हैं। एसेट की कॉस्ट है 1000। यार बात प्लीज नहीं, मैं 10 दफा ये बात बोल चुका हूं, प्लीज बाहर निकलना इस चीज से। कॉस्ट कितनी है? 1000। लाइफ कितनी? 10 साल। बताइए पहले साल का कॉस्ट कितनी है? 1000। लाइफ कितनी? 10 साल। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बोले कितना? 100। सुनो, मैं डेप्रिसिएशन निकालता ही रिमेनिंग लाइफ की मदद से हूं। फॉर्मूला बताएं क्या लगा जो आपका 100 का डेप्रिसिएशन आया? 1000 डिवाइडेड बाय 10।
साथ रहना। यार आप डेप्रिसिएशन ईयर 0 पे लगाते हो, मालूम करते हो, या ईयर 1 के एंड पे? ईयर 1 पे। ईयर 1 मतलब एंड पे आया। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करते हैं? साल के शुरू में या साल के एंड में? बोले साल के एंड में, यानी कि ईयर 0 पे नहीं, ईयर 1 पे। डन है? कॉस्ट कितनी है? बोले 1000। लाइफ कितनी है टोटल? 10 साल। डेप्रिसिएशन साल के शुरू में निकाला जाता है या एंड में? एंड में। आप बताइए, साल के एंड में आप पहुंच गए, आ गए। मैं आपसे पूछता हूं कितना वक्त गुजर चुका है? बोले 1 साल। कितने महीने? 12 महीने। तो यार आप निकाल लो डेप्रिसिएशन पहले साल का, तो 1 साल तो गुजर गया है, मेरे साथ रहना। तो बताइए रिमेनिंग लाइफ बच कितनी गई है? 9। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले साल का आप जो लेंगे रिमेनिंग लाइफ, वो कितनी लेंगे? सच बताना। 9 लेंगे, 10 लेंगे? 10 लेंगे या 9 लेंगे? यहां पे एक पॉइंट मैंने डिक्टेट करना है जो आपको खुद समझ आएगा। यार आप सिनेरियो समझे? कॉस्ट कितनी है? 1000। लाइफ कितनी है? 2 बातें हो गई। मेरा आपसे सवाल, डेप्रिसिएशन साल के शुरू में निकाला जाता है एंड में? क्लियर हो गई बात? अच्छा, साल के एंड में खड़े हुए हैं, डेप्रिसिएशन निकालना है। मैंने ऐसे आगे ठोंगा मारा, मैंने बोला बताओ कितने साल अब बाकी रह गए हैं? 9 साल। कितने? 9 साल। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन का पता है कि बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। डन है? अब आप मुझे बताइए, बुक वैल्यू जो आप लेंगे, ये ईयर एंड पे जो ली जाएगी, वो कौन सा अमाउंट होगा? लाख होगा या कुछ और होगा? बड़ा बचकाना बेसिक सा मेरा सवाल है यहां पे भी। बोले ये बातें पता है मैं कर क्यों रहा हूं? मुझे बेसिकली आपको पहचानना है, क्योंकि कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं, आप लोग आता है, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं तो बेसिकली मैंने आपको जज यहां पे करना है, रादर देन मेरी जजमेंट कुछ आपको लेके और हो जाए। ठीक? कॉस्ट कितनी आ गई? डन है? हेलो 1,125 कर दें? ठीक। डेप्रिसिएशन 2025 का निकालना है, तो कैरिंग वैल्यू 31/12/25 पे, चले डेट भी आपके सामने रख दी है। बताइए डेप्रिसिएशन जो आएगा, अबे यार 900 कहां से ले आए चाचा? ओके 900 कैरिंग वैल्यू आएगी। सौ तो आएगा, अल्लाह की कसम 100 आएगा। वर्कआउट करके बताए ना। मैं भी आपको पहचानना चाह रहा हूं, रादर देन आपके फेस एक्सप्रेशन पे जाऊं हाँ ठीक। वी आर हेयर टू लर्न, रादर देन मैं अज्यूम करूं, मैं इतने आसानी से मतलब चीजें जाने नहीं दूंगा। आप बताइए क्या करेंगे? सर वो जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये है फॉर्मूला। बात सुनो मेरे भाइयों बहनों, एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट कम होता है तो? ये जो भाई साहब अभी आए थे ना चाय देने के लिए, मैं उनको बोलता हूं अगली दफा जब आओ और मैं तुमसे पूछूं एसेट बढ़ेगा तो बोलना डेबिट होगा, और जब एसेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तोते की तरह रट लिया। मैंने बोला आओ जरा मैं ट्रांजैक्शन देता हूं, उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट लगाओ। सर मेरे को क्या पता, आपने तो सिर्फ ये बोला था एसेट एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। मैंने बोला चलो एक और काम करते हैं, तुम जब अगली दफा हो ना तो मैं तुम्हें जब भी बोलूं प्लस प्लस इज इक्वल टू, तुमने बोलना होगा प्लस। रटवा दिया। आया, मैंने बोला प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। मैंने इसको इक्वेशन दी, मैंने बोला सॉल्व करा। साहब मेरे को क्या पता। रूल्स रटना कोई मुश्किल काम नहीं है, उन चीजों को अप्लाई करना ये असल में आपका काम है। बेटा ये फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। हाँ सर पता है, ठीक। ये तो उसको भी मैं बताता, तो मैं बोलता भाई अगली दफा हो तो बताना कि स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, और बता के चले जाना। अगर मैं उससे पूछूं बताओ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? साहब मुझे क्या पता डेप्रिसिएशन क्या होता है, मुझे क्या पता कि नेट बुक वैल्यू क्या होती है, मुझे क्या पता रिमेनिंग लाइफ।
ओ भाइयों बहनों, जब आप ये बात जानते हो तो इसका मतलब फॉर्मूला रटना इज नथिंग, उस फॉर्मूले को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये आपका काम है यार। तो फॉर्मूला तो ये रहा। आइए, ये बात करने पे मुझे आपने मजबूर किया है, तभी मैं एक स्टेप नीचे उतर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं PRC4 की कुछ चीजें रिकॉल नहीं कर लेता, आपका जो माइंडसेट है मुझे नहीं समझ आ जाता, तो होगा क्या कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप बोलोगे हम साला डेप्रिसिएशन में फंसे, हम आप रिवैल्यूएशन मॉडल की बातें करते हैं। हमें PRC4 का वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इसी में उलझे में, और हम आए सर वो हम FAR1 में I16 पढ़े हैं, घंटा I16 तो पहले PRC4 को तो रिकॉल करो। मेरे साथ एक नुकसान आपका ये होगा कि मैं ये अज्यूम करूंगा आपको कुछ नहीं आता, आप नन्हे काके हो। वो काम जो हम कर चुके हैं मैं क्विकली उसको उठाऊंगा और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये चीजें मैं अपनी बार बार आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, एक दफा आपको आदत पता चल जाएगी। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या अज्यूम करते हैं, PRC4 पढ़ा हुआ है भाई, वो तो आता होगा ना, मैं तुम्हें क्या ये सिखाऊंगा तुम्हें। ट्राई कीजिएगा, बहुत अनकरीब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। यार ये सिखाऊंगा तुम्हें कि नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये तुम्हें पढ़ा नहीं है क्या? किससे पढ़ा था? सर वो पढ़ा, टीचर की पूरी आपने रेट लगा के रख दी। और मैंने भी यहां पे बात क्या बोली, जिसने जहां से भी पढ़ा बेहतरीन टीचर, हमसे बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम भी यहाँ पे अल्लाह की मदद से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बात समझ आए। तो हम किस बात की बरमबाजी, रिकॉल हो रही चीजें सारी। अब बताइए नेट बुक वैल्यू, शाबाश यार, नेट बुक वैल्यू तो जानते हो ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे जरा प्लीज सही जवाब दीजिएगा। कॉस्ट माइनस अबे कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू, बाजी बोले, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is equals to net book value। यही होता है ना। इस फॉर्मूले को खोल दिया हमने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी मैं जहां पे खड़ा हूं। डिवाइडेड बाय, चलो जी, कॉस्ट कितनी है? -0। सर 0 क्यों? फर्स्ट ईयर है। टोटल लाइफ कितनी है? 10 -0। सर ये कितना आ गया? 100। फॉर्मूला क्या था? नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 2 साल का, इधर 2026 बोले 100। बता तो आपने मुझे फरफर दिया, ठीक है। अब इधर प्लीज यहां देखो, फॉर्मूला लगाओ। अब चीता हो गया ना दिनेश। 900 डिवाइडेड बाय मतलब 10 - 1। देखा सर, मैं तो बोल रहा था 100। फॉर्मूला रटना मसला नहीं है। मैंने बड़ी फजूल सी मिसाल दी ना, वो जो चाय देने आया, एसेट बढ़ेगा बोलना होगा डेबिट, प्योन आया चाय दी चले गया, उसको ये नहीं पता कि उसने उसको अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है। सर डेबिट क्रेडिट रूल्स तो सॉलिड है, मैथ्स के सारे बॉड मास शॉर्ट मास सब मुझे आता है। हाउ टू यूज दोज रूल्स इन द इक्वेशन, कैसे ट्रांजैक्शन पे डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई होने हैं, ये है आपका काम। रूल्स रटना जो है वो तो बच्चे का भी काम है। अब आप यहां देखें, अब सुनो, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था, मुझे बताइए अगर कॉस्ट है 1000, कितनी कॉस्ट, जो मैं इशारा आपको कर रहा था, कॉस्ट कितनी थी, लाइफ कितनी थी, डन। डेप्रिसिएशन साल के शुरू में चार्ज होता है या साल के एंड में? एंड में। साल के एंड पे खड़े हो, कितना वक्त बीत चुका है? 1 साल, डन। अगर मैं रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन में निकालता हूं साल के एंड पे, तो जो मैं लाइफ लूंगा रिमेनिंग पहले साल के एंड पे, वो कौन सी वाली लूंगा? साल के एंड पे जो लाइफ है वो उस साल का डेप्रिसिएशन निकालने के काम नहीं आएगी। देखूंगा साल के स्टार्ट में रिमेनिंग लाइफ थी कितनी। तो जो ईयर 0 पे रिमेनिंग लाइफ थी या टोटल लाइफ थी, वो कितनी थी टोटल? 10। तो रिमेनिंग भी कितनी थी? 10। साल के एंड में जब पहुंचा, ऑल्दो 1 साल बीत गया, तो मैं जो रिमेनिंग लाइफ लूंगा वो साल के एंड पे नहीं देखूंगा कितनी है, साल के स्टार्ट में कितनी है वो वाली ली जाएगी। अगले साल में गया, सर 2 साल के एंड पे खड़ा हूं, कितने साल बीत गए? 2। अब यहां से आप बात को पिक कर लोगे जो कि जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे फौरन जवाब दे दिया था,
लेकिन मुझे मजबूरी थी, उतरना पड़ा, क्योंकि मेरे पास आपने देख लिया था जवाब कुछ डिफरेंट आ रहे थे। 2 साल के एंड में खड़ा हूं। वैसे कितने साल बीत गए हैं? 2। लेकिन दूसरे साल का सर मैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर रिमेनिंग लाइफ लेता हूं तो मैं दूसरे साल के स्टार्ट में जो रिमेनिंग लाइफ थी वो लूंगा, ना कि दूसरे साल के एंड में जो रिमेनिंग लाइफ है वो ली जाएगी। बोले अल्लाह की कसम सेम ही आएगी। 10 सालों तक। फॉर्मूला मैंने कौन सा चेंज किया? मेरे भाई सुने, फॉर्मूला कौन सा चेंज हुआ है? फॉर्मूले कितने स्ट्रेट लाइन के? फॉर्मूले कितने? बोलिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट, सुनो जाओ अभी देखिए, बात सुनिए। आपको लग ये रहा है कि पता नहीं मैं कितने सारे फॉर्मूले ले आया। फॉर्मूले सुनो हैं कितने? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, एक और क्या था? और बताइए, बोलो शाबाश। कॉस्ट। आप लोग बता दो ना यार प्लीज, आप लोग बताइए। और कौन सा? या मैं ये कर सकता हूं? बोलिए। नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय, एक और भी है, बोलिए। बोले। चले आप लोग कह रहे हैं कॉस्ट माइनस ये चीज। सुनो बेटा, पीआरसी 4 में ये 10 दफा देखा, ये भी 10 दफा देखा आपने। इन 3 के अलावा अगर कोई चौथा इस्तेमाल होता है तो आप मुझे बताइए। सर फॉर्मूले तो भाई जबरदस्त याद है। फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, मैं भी यहां पे उसकी यूजेज की बात कर रहा हूं। मैंने कोई नया नवेला फॉर्मूला, भाई इसको बोलते हैं नया तो पीआरसी 4 में क्या किया, इसको भी बोलते हैं नया तो पीआरसी 4 में किया क्या। सारा बार बार पीआरसी 4 की क्यों ताने दे रहे हैं? मैं ताना नहीं दे रहा, बेसिकली मैंने वहीं से काम को अपने रिकॉल करना है और उससे मैंने आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास FAR 1 में बहुत कुछ चाहिए। तो बिल्कुल फारिग सी चीजें। ये जो फॉर्मूला है कौन सा? ये वाला बेटा, ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। आइए 100 आएगा, 100 आएगा। अब बताओ डेप्रिसिएशन 27 का कितना आएगा? एक काम करो, ऊपर वाला यूज करो, ऊपर वाला यूज करो फॉर्मूला। पहला, दूसरा, तीसरा, शाबाश। यूज करें फॉर्मूला पहला वाला, कैलकुलेटर पे अप्लाई करें। स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है ना। 1000 मल्टीप्लाई बाय बोलें कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 10%। कितना आएगा? 100। अच्छा ठीक, यहां स्क्रैप वैल्यू नहीं है। 1000 डिवाइडेड बाय कितना होगा? बोले 10। कितना आया? 100। ठीक। नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, इस फॉर्मूले के बगैर गुजारा आपका नहीं होना है। तभी मैं इस फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। नेट बुक वैल्यू बताइए कितनी आएगी? मुझे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन मालूम करना है, तो नेट बुक वैल्यू मैं ईयर 1 के एंड वाली नहीं लूंगा, मैं ईयर 1 के स्टार्ट वाली लूंगा, जो कि कितनी है? 1000। ईयर 1 के स्टार्ट पे बताओ टोटल लाइफ कितनी है? 10। तो रिमेनिंग भी कितनी है? यार मैंने कौन सी ऐसी गंदी बात कर दी है भाई? वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ठीक। मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आपने पीआरसी 4 में लाइफ में जो रिवीजन आता था वो भी तो पढ़ा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू में मेथड में रिवीजन आता था वो भी तो पढ़ा हुआ है। तो मैं इस चीज की हैरत कर रहा हूं कि आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ा। चलो नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, अभी हमने यहां पे देख लिया। इधर बताओ,
ईयर 2026 का डेप्रिसिएशन निकालो यूजिंग ऑल द 3 फॉर्मूला। बताओ चलो ये क्या है, ये तो कौन सा वाला है, थर्ड वाला है। चलो जी पहला वाला 1000 मल्टीप्लाई बाय, चलो जी दूसरा वाला 1000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। बताइए और क्या करूं मैं, इतनी सारी बबल्स बना दी, अब तो बबल्स भी फट जाएगी। डन है। तीसरे साल का भी निकालने कितना आ जाएगा बोलिए 100। फॉर्मूले तो मैंने बस 3 ही बताए, 2 पहले से जानते थे, तीसरा मैंने अभी आप ऐड कर लिया बस। अब सुनिए इसी तरह से मैं एक और बात करता हूं वर्बली, फिर मैं जाऊंगा अपने सवाल पे। इधर कॉस्ट है, इधर सुनना, कॉस्ट है 500 नो स्क्रैप वैल्यू और लाइफ है 5 साल। ठीक, तो आप मुझे बताइए ईयर 1 का कितना डेप्रिसिएशन आएगा 100। ठीक है जी। अगर मैं रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो आप मुझे बताइए ईयर 1 के एंड पे जो मैं बुक वैल्यू लूंगा वो कितनी लूंगा, 100 या कुछ और, सॉरी 500 लूंगा या कुछ और लूंगा, 500। यार ये 500 तो साल के शुरू में थी। हाँ ना सर, ईयर 1 के एंड पे अगर आप डेप्रिसिएशन मालूम करना चाह रहे हैं तो ईयर 1 के स्टार्ट में जो कॉस्ट थी वही उसकी क्या थी बोले, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। चलें सुनिए वापस लौट आ जाते हैं 1000 और 100 वाले अमाउंट पे। कॉस्ट कितनी मैंने बोली 1000, लाइफ कितनी बोल दी 10 साल। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 100, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का 100, चौथे साल का 100, 4 सालों का 400। अब अगर मैं आपको देता हूं 4 सालों का डेप्रिसिएशन कितना, और मैं आपको देता हूं कॉस्ट कितनी 1000, सही है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर मैं आपको देता हूं कॉस्ट 1000 और मैं देता हूं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 400 का, और मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ थी टोटल 10 साल, मैं 3 चीजें आपको दे रहा हूं। कॉस्ट कितनी दे रहा हूं 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहा हूं मैं आपको कितना बोले 400, और मैं बता रहा हूं टोटल लाइफ है 10 साल, और मैं आपको बता रहा हूं डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन। बताओ एसेट कितने साल यूज हो चुका है, कैसे बताया मेरे भाई। जब मैं बोल रहा हूं तो यहां देख लो, फिर यूं एकदम सर उठता है क्या चल रहा है, फिर मुझे उस चीज को दोबारा समेट के यहां पे आना होता है। जरा प्लीज, मैं भी बहुत ज्यादा नीचे उतरा हूं, अदरवाइज FAR1 में I16 अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं होती। इतना तो पता स्टूडेंट को होता ही है। ठीक, मैं सिर्फ इस चीज में मेरा टाइम अभी लग गया कि मैं अज्यूम कर रहा था ये बातें आपको पता है, लेकिन जब मैंने ऐसे ही अपने आप को आपके साथ जरा शेयर किया तो पता चला कि मामला जरा खराब चल रहे, सबके नहीं कुछ के, थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करनी है। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, कॉस्ट है 1000, स्ट्रेट लाइन है, लाइफ 10 साल, ठीक है जी। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, सही है जी, 400 कितने सालों का होगा। अब आप मुझे बताओ, सुनना मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, कॉस्ट दे रहा हूं पकड़िए 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया 400, ये 2 चीज आपके हैंड ओवर कर ली। तीसरी चीज मैं आपको दे रहा हूं टोटल लाइफ 10 साल, तीसरी चीज हैंडल कर दी, और चौथी चीज मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी कि स्ट्रेट लाइन है। 1000 कॉस्ट दे दी, 400 का अलाउंस दे दिया, 10 साल लाइफ बता दी और बोला स्ट्रेट लाइन है, सही है जी। ये 4 चीज आपके पास आ गई। मैंने बोला अब सवाल के लिए तैयार हो, आपने बोला सर सवाल करें। मैंने बोला एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है, मैंने बोला 4 साल, ये कैसे सर, सुनिए आपको सवाल समझ आ गया। मैंने बोला 4 साल कैसे बता दी तुमने ठक करके, सर 1000 डिवाइड बाय 10 करता हूं ना तो कितना आया बोलो 100, तो 1 साल का कितना हुआ 100, तो ये जो 400 है ये आपने मुझे बताया नहीं था कितने साल का है, लेकिन अगर 100 1 साल का है तो 200 2 साल का, 300 3 साल का, तो 400 4 साल का। तो मैंने बोला तुमने 4 की फिगर एकदम कैसे बता दी सर, 400 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये जो डिवाइड कराता हूं 100 ये क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेंस फॉर द ईयर करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। क्या ये वाली बात समझ आई,
दिस इज हाउ वी गेट टू नो दी क्या चीज कि एसिड इतने साल हमारे पास यूज हो चुका है। तो मैं जो भी यहां पे फॉर्मूला रखने जा रहा हूं आपके सामने, वो कौन सा फॉर्मूला है? रिमेनिंग लाइफ का। तो आप मुझे बताओ, इधर सुनिएगा, रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ इन years minus used life, minus used life। तो टोटल लाइफ इन years, अगर मैं इधर आइए, टोटल लाइफ इन years, अगर मैं आपको रेट देता हूं, अगर मैं आपको रेट देता हूं 10% का, तो आप मुझे बताइए 1 ओवर रेट दूंगा तो टोटल लाइफ इन years आ जाएगी? यार इतना तो पता है ना, 1 ओवर रेट करता हूं तो टोटल लाइफ इन years आ गई। माइनस कराता हूं कितने साल एसिड यूज हो चुका है, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मेरी ये मजबूरी है, मुझे ये चीज आपको कम्युनिकेट करनी है किसी भी तरह से। अब इसको फॉर्मूला रट लो इसको आप, या जो मैंने भी आपसे बातें की थी इसको इस तरह से समझ लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या आया? 1 ओवर रेट किया तो बेटा ये क्या आ गई? टोटल लाइफ इन years आ गई। कितने साल एसिड यूज हो चुका है ये जानने के लिए, सर अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 100 है तो 2 सालों का कितना होगा? 200। अब सुनो, मैं आपको देता हूं इधर, अब मैं आपसे जरा सवाल करता हूं, देखता हूं कितनी बात समझ आई। कॉस्ट पकड़िए 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देता हूं 650, टोटल लाइफ देता हूं 10 साल, और चौथी बात बताता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। जल्दी से मुझे बताओ कि एसिड कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? ये कैसे आपने बताया? 6.5 साल कैसे बताया? सर इतनी सी तो बात है, 1000 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं, कितना आया? 100। अगर 100 1 साल का है तो 650 साल का होगा। मैंने बोला फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला आपने बोला सर 650 डिवाइड बाय 100 करता हूं तो 6.5 आ गया। सही। तो मैंने ये क्या किया है, 650 अब तक का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय साल का डेप्रिसिएशन। ये वाली बात समझ रही? तो मुझे बताइए, अगर 1 ओवर 10% रेट दे दिया, एक्यूमुलेटेड कितना बताया? डिवाइडेड बाय साल का कितना? तो आप मुझे बताओ 10 साल माइनस 6.5 years इज इक्वल्स टू 3.5। सर ये तो फॉर्मूला बन गया। या तो फॉर्मूले को आप रट लो या तो आप समझ लो। अब अगर मैं चीज पहली दफा आपके सामने बोर्ड पे बता रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है पहले मैं आपके सामने देख लूं किस तरह से बना, और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अपने पास रट लेंगे। समझ आ जाएगी बात कि हमने रिमेनिंग लाइफ मालूम करनी कैसे है। पूरा डेप्रिसिएशन, सबसे ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन में जो इस्तेमाल होना है चीजें, उसमें एक टूल जो है वो ये वाला है। एक टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपका थ्रू आउट IAS 16 में इस्तेमाल होना है, और इसकी हैसियत बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो आगे जब हम जाएंगे तो मैं ये नहीं बताऊंगा देखो रिमेनिंग लाइफ यूं निकलती है, वहां आप उलझे हुए होगे 16 का 36 के साथ, 16 का 20 के साथ, 16 का 23 के साथ, और कोई बंदा आगे पूछते सर वो रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलती है, तो सिवाय गालियों के और कुछ नहीं निकल रहा होगा। वो यही बोलेगा क्या तुमने PRC 4 में ये पढ़ा नहीं था, या PRC 4 में नहीं पढ़ा तो FAR 1 के स्टार्टिंग में बेसिक्स में कवर अप नहीं किया था। अगर तुम इन इश्यूज में फंसे हुए हो तो बेटा तुम अभी पेपर में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि पेपर के अंदर यहां पे मैंने तुमसे किसी और चीज के लिए तुम्हें बुलाया है, इन 2 रुपए वाली चीजों के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो हम वो 2 रुपए हो 1 रुपए हो वो वाली चीजों को हम शुरू में कवर अप करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई रिमेनिंग लाइफ कितनी आ गई आपके पास? इस सवाल में बताइए कितनी आ रही है? शाबाश बताइए। रिमेनिंग लाइफ, ये तो हमारी एक अपनी एग्जांपल थी ना, उस सवाल में कितनी आ रही है? बोलिए शाबाश। कितना? 4000 डिवाइडेड बाय 2000, ये 10% ही है, 20%। तो 5 माइनस 2 कितना आया? 3 years। क्या ये वाली बात समझ आई? अब मुझे बताइए शाबाश, ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी?
2 की ए, 2 का बी बताइए क्या बोलता है। डेप्रिसिएशन मालूम करके बताओ कितना आता है डेप्रिसिएशन। क्या बोलता है, यूजिंग टोटल लाइफ। कैसे निकालेंगे टोटल लाइफ का, बोलो। कॉस्ट माइनस, यार ये क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या होता है ये, नेट बुक वैल्यू। अगर टोटल लाइफ लेनी है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट और टोटल लाइफ की मदद से कितना आया, शाबाश, कॉस्ट कितनी है 10,000, टोटल लाइफ कितनी है, हाँ कितना आया 2000। और डेप्रिसिएशन अगर निकाला जाता है यूजिंग, बोले कॉस्ट माइनस, अब तो समझ लो भाइयों बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम लोग नेट बुक वैल्यू के नाम से पुकारते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ। तो देखिए कॉस्ट माइनस अलाउंस ये कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ, कोई सवाल है, रिमेनिंग लाइफ बोलिए कॉस्ट कितनी है 10,000 माइनस, तो बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ कितनी थी 5, कितने साल यूज हो चुका है 2, कितना आया, क्या ये वाली बात समझ आई। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये आपने देखना पड़ेगा। तो ये देखो, अगर आपको रिमेनिंग लाइफ निकालने में प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी में उलझे हुए होंगे। सर बात का खुलासा क्या है, डेप्रिसिएशन हमने एसएलएम से, इधर लाइफ है 30 साल, अज्यूमिंग लाइफ मैं देता हूं 30 साल, ठीक, कॉस्ट भी देता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बताता हूं, समझ, और मैं आपको बोलता हूं मुझे 23वें साल का डेप्रिसिएशन बता करके बताओ यूजिंग रिमेनिंग लाइफ। डन, वर्बली बात बोल रहा हूं ना, हर चीज मैं बार बार सवाल की सूरत में तो नहीं बनाऊं। लाइफ कितनी बताई बेटा 23 साल, कॉस्ट भी दे दी, लाइफ भी बता दी, अलाउंस भी बता दिया मैंने, सही है जी। मुझे रिमेनिंग लाइफ की मदद से 23वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो आप मुझे बताइए मैं रिमेनिंग लाइफ की मदद से निकालना चाहता हूं, तो मैं जो लूंगा रिमेनिंग लाइफ वो कौन सी वाली लूंगा, टोटल लाइफ 30 है, मुझे 23वें साल का चाहिए डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला तो ये होगा ना, नेट बुक वैल्यू कब की, स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो जो भी है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ तो होगा ना, रिमेनिंग लाइफ जो भी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी वो तो स्टार्ट ऑफ ईयर आ जाएगी। मुझे बताइए रिमेनिंग लाइफ, अगर टोटल लाइफ है 30 साल, ठीक, मुझे 23वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं जो रिमेनिंग लाइफ लूंगा, बोलो पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द चलो ये जो भी होगी सो होगी, मुझे बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी आएगी, तीस साल गुजर, 30 साल टोटल थी, कितने साल यूज हो चुका है, बोलो 22 साल यूज हो गए, तो ये कितना आएगा, ये ली जाएगी। तो हमने यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल बात यहाँ पे की नहीं है, जो समझना है। अभी हम फिलहाल अपनी क्लास को यहीं पे होल्ड कर रहे हैं।
आप लोग प्लीज चीजों को जरा सीरियसली। हाँ बेटा, मेरे पास 4 सवाल है। इन 4 सवाल को बेटा बात सुनो, ये जो 4 सवाल है ना, इंशाल्लाह अभी तो हमने थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश की है। मेरा ख्याल ये था कि पीआरसी रिलेटेड चीजें आप फौरन पिक करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी मेरा पहला सवाल क्या है, दूसरा सवाल, पहला सवाल हमने किया, दूसरा सवाल हमारा अभी इन प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे तरीके से, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे उसके बाद फौरन मैं 5वें सवाल पे जब जाऊंगा तो ये एरिया जो हमें भी ट्रबल दे रहा है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वो किस तरह से कौन सा यूज होना है उस वक्त इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल क्लास एंड कर रहा हूँ, आप अभी यहाँ पे आ जाओ।